फूलन देवी की हत्या का जो आरोप आपके ऊपर लगा था, अपने लाइफ के 13 इयर्स जो है वो तिहाड़ जेल में मुझे गुजारने पड़े। जिस समय फूलन देवी की हत्या हुई, बैक टू 25 जुलाई 2001। कहाँ थे सर आप? मैं उनके घर पर ही था। उनकी जो रियल सिस्टर है मुन्नी देवी जी, वो थी और उन पर्सनल असिस्टेंट थे कालीचरण जी, वो वहाँ मौजूद थे। भीमई कांड है, इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ ठाकुरों की हत्या की। क्या होता है, आप सिस्टम से सिस्टम का हिस्सा बनकर ही लड़ सकते हैं। बुंदेलखंड में ऐसा कल्चर है कि आदमी अगर टॉयलेट में भी जाता है ना तो भी बंदूक लेके जाता है। लेके जाता है। आपको भी हीरो तो माना गया था सर। आपके सेलमेट्स कौन थे? मैंने सुना है बड़े बड़े लोग आपके सेलमेट्स थे। हाउ डिड यू सर्वाइव? कई लोग लाखों लाखों रुपए कमाते हैं इस काम से, जेल के अंदर बीड़ी सिगरेट बेचकर। सर अफगानिस्तान कैसे पहुंच गए? पासपोर्ट वगैरह कैसे बना आपका फिर? जो नकली पुलिस वाले बनकर आए और मुझे अपनी कस्टडी में लेकर चले गए। मैं अपने आप को ना डेड बॉडी समझता था, तो वो कहने लगे कि भाई कोई भी अगर ऐसी चीज है ना जिससे पता चलता हो कि तू इंडियन है, बाहर खिड़की से फेंक दे। तो हमारा तो देश में ऐसे बहुत भारतीय हैं जो कुछ भी कर सकते हैं। हाउ डिड यू सर्वाइव? हेलो एवरीवन, नमस्ते टू द राव्या साडा पॉडकास्ट। आप सबका स्वागत है। आज हमारे साथ जो जुड़े हैं, आज का जो हमारा एपिसोड है बहुत ही इंटरेस्टिंग एपिसोड है, क्योंकि आज हमारे साथ जुड़े हैं एक बड़े ही असाधारण व्यक्ति जिनकी कहानी असंभव सी लगती है। आज जब आप ये पूरा एपिसोड देखेंगे आपको लगेगा कि आप कोई एक थ्रिलर मूवी से कोई कम एपिसोड नहीं है आज का। प्लीज वेलकम शेर सिंह राणा जी। नमस्ते सर, जी कैसे हैं बहुत आप? बहुत नमस्कार बहुत बहुत आपको। धन्यवाद जी। सर, आप आए एंड बड़ा टाइम लगा आपको, लेकिन यू टुक दैट टाइम एंड जी आप हैं पॉडकास्ट के लिए। कैसे हैं सर आप? जी मैं बहुत ही अच्छा हूँ, और अब आपके दर्शक बताएंगे हमारी बातें सुन के जी कि उनको कैसा लगेगा। सर, दर्शकों के लिए मैं चाहती हूँ कि आप बताएं, फूलन देवी की हत्या का जो आरोप आपके ऊपर लगा था, आपको पुलिस ने पकड़ा था, क्या हुआ था सर? 21 जुलाई वाली बात है ये? नहीं 21 नहीं, शायद ये 25 जुलाई को 25 ये, जुलाई। हाँ 25 जुलाई का वो वाक़या है। जी। तो 27 जुलाई को पुलिस ने अरेस्ट किया था मुझे। तो देखो क्या है कि इसमें बहुत ज़्यादा विस्तार पूर्वक तो हम लोग चर्चा नहीं कर सकते, जी क्योंकि अभी जो केस है वो ऑनरेबल हाई कोर्ट में पेंडिंग है। बिल्कुल। तो क्या होता है, जो जजेस हैं वो एक तरीके से भगवान का रूप होते हैं जब वो अपने चेयर पे बैठते हैं। जी तो हम उनके फैसलों में या उनके काम में कोई अपने सजेशंस दें, दखलंदाजी करें, वो तो सही तो नहीं। मुझे लगता है वो सही नहीं है। हाँ, बट मुझ पे आरोप लगा जिसके कारण मुझे अपने लाइफ के 13 इयर्स जो है वो तिहाड़ जेल में मुझे गुजारने पड़े। और तब भी और आज भी मेरा यही कहना है कि मुझे बेवजह उसमें जेल काटनी पड़ी। क्या आरोप लगा था सर आप? फूलन देवी की हत्या का आरोप लगा, और उसी के कारण मुझे तिहाड़ जेल भी भेजा गया। तो लेकिन मेरा मानना है कि शायद ये मेरी डेस्टिनी में लिखा होगा, जी क्योंकि क्या होता है कि जो जेल है वो सिर्फ ऐसा नहीं है, सिर्फ इसीलिए मिलती है कि आपने कुछ गलत किया हो। जेल जो है वो भाग्य से भी मिलती है, क्योंकि जैसे श्री कृष्ण जी का जन्म ही जेल में हुआ। सम्राट पृथ्वीराज चौहान थे जो कि इस दिल्ली के शासक थे, सम्राट थे। इतने वर्षों तक उन्होंने एज ए सम्राट जो है रूल किया, बट एक दिन मोहम्मद गौरी ने धोखे से उनको हराया, उनको बंदी बना के जो है अंधा करके जेल में डाल दिया। तो क्या होता है कि कोई राजा के गद्दी पे बैठे हुए व्यक्ति थे, तो उनको भी जेल, क्योंकि उनके भाग्य में थी, तो उनको भी जेल काटनी पड़ गई। तो मेरे भी भाग्य में ही जो है वो शायद ईश्वर ने लिखा होगा, उसमें कुछ अच्छा होगा, क्योंकि भगवान तो कोई भी जो कार्य करवाते हैं, करते हैं, तो वो कुछ उसमें अच्छा ही होता है। उसमें अच्छा ये भी हुआ है कि जब मैं तिहाड़ जेल चला गया, कष्ट तो बहुत सहा, बट वहाँ से मुझे एक ऐसा एस्केप होके रास्ता मिला कि मैं अफ़गानिस्तान तक भी पहुँचा। जी और जो हमारे आखिरी सम्राट हैं पृथ्वीराज चौहान जी, दिल्ली के जो आखिरी हिंदू सम्राट हैं,
तो उनकी जो एशिस है उसको लाने का भी मुझे मौका मिला। शायद अगर मैं तिहाड़ जेल नहीं जाता तो हो सकता है कि शायद मैं अफ़गानिस्तान भी नहीं पहुंच पाता। जी। तो ईश्वर ने जब कोई कार्य आपसे करवाना होता है तो वो उसके कई बहाने बना देते हैं, कई रास्ते जो है उसके निकलते हैं। तो शायद भगवान ने इसी रास्ते से मुझे, तिहाड़ के रास्ते से ही मुझे अफ़गानिस्तान जी। भेजना था। सर लेकिन अगर मैं पीछे जाऊं बैक टू 25 जुलाई 2001, कहाँ थे सर आप जिस समय फूलन देवी की हत्या हुई थी? मैं उनके घर पर ही था। हम्म, तो उनकी जो रियल सिस्टर हैं मुन्नी देवी जी, जी। वो थीं, और उनके जो पर्सनल असिस्टेंट थे ये कालीचरण जी, वो वहाँ मौजूद थे। तो एकदम से जो है गोलियों की आवाज़ें आई, तो हम लोग बाहर गए और देखा कि कुछ जो मास्क्ड पर्सन्स हैं वो जो है फायरिंग कर रहे हैं, और जो उनके बॉडीगार्ड थे, मतलब पीएसओ थे फूलन के, तो वो भी उनके ऊपर फायरिंग कर रहे हैं। तो आपस में क्रॉस फायरिंग चल रही है। जी। फूलन जो है उनका जो है डेड हो गई, जी। और ये जो उनका जो गनर थे वो घायल हो गए थे। और ये जो मैंने आपसे बताया, ऐसा नहीं है कि ये मतलब सिर्फ मेरी एक वर्जन है। यही बात जो है, जो उनकी जो रियल सिस्टर हैं वो भी ये वर्जन मुन्नी बताती देवी, है। हाँ, और जो उनके जो पीए थे कालीचरण जी, उन्होंने बाकायदा ये चीज़ सेम टू सेम ऑनरेबल कोर्ट में भी बताई है। मतलब अपनी जो, जब एज ए विटनेस वो आए कोर्ट में, तो उन्होंने भी यही बात बताई है। तो उस दिन जो आपने पूछा, जी। ये, जी। हाँ, पर ये आप क्या कर रहे थे वहाँ पर? एक्चुअली हमारे शहर में एक फैमिली है, तो वो लोग जो है फूलन से जुड़े हुए थे। फूलन ने एक सामाजिक संगठन बनाया हुआ था, एकलव्य सेना, जी। तो वो उसके वहाँ पे स्टेट हेड थे। तो वो लोग मेरे परिचित थे, और वो लोग पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए थे, जी। अलग अलग। तो उनके साथ जो है मैं कभी कभी जो है, जैसे देहरादून, दिल्ली या और भी आसपास जो है, उनके साथ में चला जाता था। क्योंकि क्या है कि मेरे पास जो है जैसे गाड़ी थी, 4 व्हीलर था, उन लोगों को जैसे आसपास जाना होता था तो वो मुझसे कहते थे, भाई आप अपनी कार लेके हमारे साथ चल लो। तो एक जो एक 20-21 साल की जो एज होती है ना, तो इस उम्र के जो बच्चे होते हैं वो घूमने का बहाना ढूंढते रहते हैं, चलो भाई दिल्ली आप घुमाते उसी एज हैं। फ्रेम में थे? हाँ, मैं अपने कॉलेज में पढ़ रहा था देहरादून में। कितने साल के थे सर आप तभी? वही कॉलेज की एज तो यही होती है, 19, 20, 21, 22 है ना, ऐसी होती है। तो उनके साथ मैं चला जाता था कभी कभी, तो उन्हीं के साथ मैं यहाँ पे भी आया था। इनसे मिलने के लिए? हाँ, मतलब वो लोग मिलने आए थे, जी। मैं तो उनके साथ आ गया एज ए कंपेनियन और फिर उनके। एकदम से ये वाला हादसा हाँ, हो ये गया। हादसा हो गया। हाँ, ये हादसा हो गया। एंड जब आपको पुलिस ने पकड़ा, फिर उसके बाद आपने एक आरटीआई भी फाइल की अगेंस्ट, तो आपको क्या लगता है जांच में कहाँ इन्होंने कुछ गलत था जो इन्होंने पकड़ा? जांच में क्या सामने आया था? नहीं, देखिए क्या होता है, देखिए मैं आपको बता दूं कि पुलिस की जो कार्य प्रणाली है वो कैसे काम करती है। पुलिस किसी को अरेस्ट करेगी, अरेस्ट करने के बाद जो है, इन्वेस्टिगेट करेगी। हाँ, इन्वेस्टिगेट करेगी और फिर चार्जशीट दाखिल करेगी। चार्जशीट आप इसको ऐसे समझ लीजिए देसी भाषा में, जैसे मान लीजिए फिल्म की स्क्रिप्ट होती है ना, करेक्ट। तो वो एक तरीके से वो स्क्रिप्ट होती है कि भाई ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, और वो जैसे जैसे हुआ है उसको प्रूव करने के लिए हर स्टेप को प्रूव करने के लिए उसमें एक विटनेस डाला जाता है। सबसे इसमें प्रमुख बात यह है कि भाई जिन लोगों ने गोली मारी है वो कौन लोग हैं। तो उसके लिए 4 आई विटनेसेस थे। जो रियल सिस्टर है मुन्नी देवी, वो उसमें आई विटनेस थी, हाँ। और जो कालीचरण जी हैं, जो पीए थे उनके, वो थे। एक पब्लिक विटनेस था जो कि सड़क से जा रहा था, वो था उसमें। और एक ये जो पीएसओ हैं बॉडीगार्ड, एक ये थे। 4 आई विटनेस थे। तो इन 4 में से 3 ने तो क्लियर बताया कि भाई द एसेलेंट्स वर मास्क्ड फेस, मतलब जिन्होंने गोली चलाई मास्क लगा हुआ था। और जो फिर जो आप आरटीआई की जिसकी आप बात कर रहे हो, तो आरटीआई हमने डाली थी होम मिनिस्ट्री में और पुलिस कमिश्नर के ऑफिस में। तो वहाँ से दोनों जगह से यही आया था आरटीआई का जवाब
कि जो असेलेंट्स थे वो मास्क फेस थे। तो फिर आई विटनेसेस ने भी यही बात बताई और जो आरटीआई का जवाब आया उसमें भी यही आया। तो ये तो बिल्कुल श्योरिटी हो गया, क्लियर था। हाँ क्लियर हो गया कि भाई असेलेंट्स जो है वो मास्क में थे, है ना। अब मास्क के अंदर कौन है, अब इसको कैसे आप पता चलेगा। जी। तो वो भी जो मुन्नी देवी जी हैं, कालीचरण जी हैं, उन्होंने बता दिया भाई ये तो हमारे साथ थे, जो शेर सिंह है ये तो हमारे साथ था। तो यानी कि मास्क में जो लोग हैं, भले उनका चेहरा कोई नहीं देख पाया, लेकिन वो मैं भी नहीं हो सकता, ये भी एक जो आइडिया है वो भी मतलब माना नहीं जा सकता, बेतुका है। हाँ। तो ये सब चीज़ ऑलरेडी कोर्ट में एक्चुअली क्या है, ये सारी चीज़ें हो साबित चुकी हैं इसका, हाँ विटनेसेस हो चुके हैं इसके ना। जी सर, उसके बाद भी फिर आपको अंदर डाल दिया गया इतना प्रूव नहीं होने तो के बाद भी? ये जो विटनेसेस होते हैं ना, विटनेसेस होने में तो देखे जैसे कालीचरण है जी। या जो दूसरे ये जो गवाह हैं, इन्होंने अपनी बातें जो कोर्ट में रखी हैं वो तो 10-10 साल 8-8 साल के बाद रखी ना। पहले नहीं रखी। हाँ, तो पहले इसलिए नहीं रखते हैं क्योंकि पुलिस जानती है कि अगर हमने इनको, क्या होता है कि जो पुलिस के विटनेस होते हैं उनको गवाही पर कब बुलाना है ये डिसाइड करती है पुलिस और सरकारी वकील। तो वो जानबूझ के विटनेसेस को नहीं बुलाते हैं ऐसे, क्योंकि अगर वो बुलाएंगे, जैसा कि जब उन्होंने बुलाया और जब उन्होंने ये बात बता दी कोर्ट में, तो फिर केस जो है वो उनका झूठा पड़ गया। जी। तो वो क्यों बुलाएंगे, क्योंकि उनका मकसद है कि जो जिनको हमने अरेस्ट किया है वो ज़्यादा से ज़्यादा समय जेल में उनको हम रखें। तो के पीछे तो और कोई पकड़ा नहीं गया, तो जिसको पकड़ा है उसको ज़्यादा से ज़्यादा जेल में रखा जाए। तो इसके लिए वो क्या करते हैं कि जो ऐसे विटनेसेस को बुला लेते हैं पहले, जिनका कोई ज़्यादा उनके गवाही का कोई महत्व नहीं होता, और जिनका महत्व होता है उनको जानबूझ के बुलाते नहीं हैं, उसको 5 साल 10 साल 7 साल ऐसे जानबूझ के खींच लेते हैं। जैसे ये इनकी बहन आपने बताया, इनका पीए, ये सब तो वहाँ थे, फिर इन्होंने इतना समय क्यों लगाया आने के लिए? नहीं, आप अपनी मर्जी से नहीं जा सकते ना। अरे भाई, कोर्ट जो होती है वो समन करेगी आपको। पुलिस ने चार्जशीट दाखिल कर दी और जो विटनेसेस हैं उनके नाम लिख के दे दिए। तो हमारे केस में जैसे अप्रॉक्सीमेटली 200 विटनेसेस थे, 200 विटनेसेस थे। तो अब किस विटनेस को किस नंबर पे बुलाना है ये डिसाइड करता है पुलिस और सरकारी वकील। वो लिस्ट देंगे जज साहब को कि जी मैं अगली डेट पर ये 2 विटनेसेस को बुलाना चाहता हूँ। तो जज साहब उसके समन करेंगे, है ना, उसको नोटिस कर देंगे कि भाई फला डेट पर आपको इस कोर्ट में आके अपनी गवाही देनी है इस केस में। तो फिर वो उस डेट पर आएंगे और उनसे सरकारी वकील जो हैं वो सब बताएंगे, पूछेंगे उनसे भाई आपने क्या देखा, क्या किया। तो जानबूझ के आप ऐसे विटनेसेस को बुलाएंगे ही नहीं, मान लीजिए 5 साल तक। अभी मुन्नी देवी जी की और कालीचरण जी की जो ये गवाही है ये हुई है 2009-10 में। आपके भी तो लॉयर होंगे ना सर? नहीं, ये असल में हमारे लॉयर हैं, हम ज़्यादा से ज़्यादा रिक्वेस्ट कर सकते हैं जी। लेकिन गवाह को कब बुलाना है ये डिसाइड जो है वो सरकारी वकील का और जज साहब का अधिकार है। तो ये एक स्ट्रेटजी होती है। जैसे कई लोग ये बोलते हैं कि भाई आपने कई केसेस इंडिया में देखे होंगे, वो बोलते हैं कि भाई हमें न्याय नहीं मिल रहा है, हमें फैसला नहीं मिल रहा है ना। बट अगर जिनको अरेस्ट किया गया है अगर वो जेल के अंदर है और फैसला नहीं आ रहा है जी, तो फिर इससे जो नुकसान है वो सबसे ज़्यादा जो लोग जेल में रखे गए हैं उनका है। हाँ। जो विक्टिम होते हैं, कई बार आप देखते होंगे डिमॉन्स्ट्रेशन करते हैं कि भाई उनको जेल में रखा हुआ है और हमें न्याय नहीं मिल रहा। एक्चुअली में आपको न्याय मतलब अगर सज़ा भी हो जाएगी तो भी तो जेल में ही रखोगे ना, और वो तो बिना सज़ा के ही जेल में रखे हुए हैं, तो वो तो और ज़्यादा भुक्तभोगी हो रहे हैं। क्योंकि उससे जो नुकसान होता है वो होता है जो जेल में बंद हैं। कैसे होता है, जो सज़ा होती है वो कैसे काउंट होती है हमारे देश में। क्या होता है कि जैसे किसी व्यक्ति को, आपने सुना होगा ना फिल्मों में भी बोलते हैं कि भाई रात दिन काउंट होते हैं,
या फिर ऐसे देसी भाषा में लोग बात भी करते हैं, इसकी नॉलेज जल्दी से लोगों को नहीं होती नहीं है। है सर, हाँ, मुझे कि भी नहीं सज़ा है। कैसे कम की जाती है? काउंट होती है। अच्छा, हाँ, काउंट होती है। काउंट होती है। जैसे कि किसी व्यक्ति को जज साहब ने 10 साल की सज़ा दी किसी भी क्राइम में, तो अब उसके जो 10 साल हैं वो कब पूरे हुए माने जाएंगे? तो वो कैसे काउंट होंगे कि सपोज कीजिए वो व्यक्ति एज ए अंडर ट्रायल 5 साल रहा, जी। और जब 5 साल उसको एज ए अंडर ट्रायल हो गया, मतलब 5 साल तक उसका केस चला, और 5 साल के बाद जज साहब ने उसको कहा कि अब हम तुम्हें 10 साल की सज़ा दे रहे हैं, तो क्या होगा कि उस 10 साल की सज़ा में सबसे पहले ये 5 साल जो उसने स्पेंड बिता किए लिए। हैं वो कम किए जाएंगे। अब बचे वो अगले 5 साल, तो वो अगले 5 साल जो है वो एज ए कैदी के रूप में जेल में अपना टाइम पास करेगा। इससे पहले का जो टाइम था उसका वो एज ए अंडर ट्रायल था। ठीक है जी। जी। अब जब वो अगले जो 5 साल हैं जो एज ए कैदी के रूप में अब वो काउंट करेगा, तो उसका जो हर साल होगा, जो उसका 1 साल होगा, उस 1 साल में उसको करीब 2 महीने की छूट मिलेगी। वो छूट किस बात की मिलेगी? जब 26 जनवरी आएगा, जब 15 अगस्त आएगा, तो सरकार की तरफ से उसको 1-1 महीने का उसमें रिलीफ मिलेगा। ठीक है जी। तो अब यानी कि 1 साल में जब वो 10 महीने काट लेगा, तो उसको 1 साल माना जाएगा, मतलब 10 महीने को ही 12 महीने माना जाएगा। तो अब उसके 5 साल में से जब हर साल 2-2 महीने कम होंगे तो 10 महीने कम हो गए, तो यानी कि 4 साल और 2 महीने जब होंगे तो उसके वो 10 साल पूरे हो जाएंगे। यानी कि 4 साल 2 महीने प्लस पहले के 5 साल, तो 9 साल 2 महीने में उसकी 10 साल की कस्टडी पूरी मानी जाएगी। तो जैसे जो लाइफ इम्प्रिजमेंट वाले की जो सजा है वो भी ऐसे ही काउंट होएगी कि जैसे 5 साल वो अंडर ट्रायल रहा, तो अब 14 साल में उसका नाम बोर्ड में जाएगा, तो ये जो बचे हुए 9 ईयर्स हैं, तो इस 9 साल में उसके हर साल में से जैसे मान लीजिए 2-2 महीने कम होंगे, है ना। तो 9 टू 18 है ना, तो 18 महीने मतलब 1.5 साल कम हो गया, है ना। तो करीब 12.5 साल जब वो स्पेंड कर लेगा तो उसकी फिर फाइल जानी स्टार्ट हो जाएगी। तो फिर वो जो बोर्ड होता है वो डिसाइड करता है कि भाई इसको हमें छोड़ना है कि नहीं छोड़ना है। तो कई बार क्या होता है कि जैसे हीनियस क्राइम होता है तो फाइल जाती है तो वो रिजेक्ट हो जाती है, फिर वापस आ जाएगी जेल में, तो फिर 6 महीने के बाद फिर वो बोर्ड में जाएगी, फिर रिजेक्ट हो जाएगी। तो कई बार ऐसा होता है कि उसको 20 साल हो जाते हैं, बार बार फाइल जाती है बट वो रिजेक्ट हो जाती है। तो और जिसका गुड कंडक्ट होता है जेल में और उसका क्राइम भी मान लीजिए थोड़ा हल्का होता है, तो फिर बोर्ड उसको रिलीज़ कर देता है। बट इसमें अब जैसे मैंने 13 साल एज ए अंडर ट्रायल स्पेंड किए, अंडर ट्रायल, तो उसमें तो हाँ, आपका ही तो उसमें नुकसान हो मेरा गया। नुकसान हुआ, है ना। तो ये एक समझिए कि षड्यंत्र होता है पुलिस का और सरकारी वकील का कि वो जो है बहुत लंबे टाइम तक जो है किसी केस को खींचते हैं। हाँ, और इसमें मैं आपके माध्यम से एक बात और भी बताऊंगा कि इसमें एक बहुत बड़ा पूरे देश में जो है रैकेट भी चलता है। जैसे आपके मुंबई में बहुत बड़े जो है स्पेशल पीपी हैं उज्जवल निगम जी, और भी देश में इसी तरीके से बहुत बड़े बड़े प्रोसिक्यूटर्स हैं जो कि एज ए स्पेशल पीपी जो है बड़े बड़े केस में आते हैं। तो वैसे तो जो नॉर्मल केसेस होते हैं उसकी सुनवाई के लिए सरकार के जो एपीओज होते हैं, है ना, वहाँ पर परमानेंट नियुक्त होते हैं। उनका काम होता है कि इस कोर्ट में जो भी केस आएगा उसको वो सरकार की तरफ से लीड करेंगे, उसको लड़ेंगे। लेकिन कुछ केसेस में सरकार जो है वो स्पेशल पीपी नियुक्त करती है, तो जब स्पेशल पीपी नियुक्त करती है तो उसकी जो फीस होती है वो भी स्पेशली होती है। तो वो स्पेशल पीपी क्या होता है कि जैसे कोई मान लीजिए कोई बड़े ऑफिसर्स हैं, उनसे उनकी पहचान है ना, तो वो मान लीजिए उनको नियुक्त कर दिया, या कुछ लोगों का उसमें नाम भी हो जाता है, उनको उसमें नियुक्ति मिल जाती है एज ए स्पेशल पीपी। तो उनके जो चार्जेस हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। जैसे मान लीजिए पर पेशी 1 लाख रुपए लेंगे।
अब महीने में मान लीजिए 10 पेशियाँ हो रही हैं तो 10 लाख रुपए उनकी फीस बैठ गई। तो इसमें थोड़ी सी करप्शन भी होता है और ये रीज़न होता है कि स्पेशल पीपी फिर कभी कभी जो चीज़ 2 साल में निपट सकती है उसको उसमें इतना जान समय के लग वो जाता है। 5 साल लगा देते आपको हैं। इसीलिए इतना लंबा समय तक अटकाए रखा था? हो सकता है ये भी रीज़न हो सकता है क्योंकि हमारे केस में भी स्पेशल पीपी थे और उनकी भी अच्छी मोटी फीस थी। तो जो काम मान लीजिए एक डेट पे हो सकता है तो वो काम 4 डेट्स पे होता था क्योंकि उनके तो बस उनकी प्रेजेंट लगी तो उनकी फीस तो हो गई। जी, फिर तो अगर सामने वाले आदमी के पास उतना पैसा हो तो ठीक, और नहीं हो तो उसकी लग जाए। नहीं, वो पैसा तो वो तो सरकार की वकील की बता रहा हूँ मैं। हाँ। तो सरकार देगी ना उसको तो पैसे। अच्छा। हाँ, उसको जो फीस है वो तो गवर्नमेंट देगी, सरकारी वकील है ना। तो वो समझ तो गई। हाँ, वैसे जो सरकारी वकील जो कोर्ट्स में है उनको तो क्या होता है तनख्वाह मिलती है। मान लीजिए 50,000 रुपये महीने की तनख्वाह है जी। तो उनको तो तनख्वाह मिलेगी। लेकिन जो स्पेशल पीपी आएगा उसको पर हियरिंग मान लीजिए 50,000 मिलेंगे या 1 लाख मिलेंगे या 20,000 मिलेंगे। स्पेशल जिसको नियुक्त किया गया। हाँ, तो इसमें क्या होता है कभी कभी फिर थोड़ा सा करप्शन भी हो जाता है और थोड़ा सा मनी भी आ जाता है तो वो जान के भी केस को डिले करते हैं। जी जी जी। तो मेरा तो ये भी एक मानना है कि जिस केस में स्पेशल पीपी नियुक्त हो, स्पेशल पीपी नियुक्त इसलिए किए जाते हैं कि केस को जल्दी क्लोज कर दे। क्लोज किया जाए, है ना। जी। कि भाई जो सरकारी वकील है उसके ऊपर भार ना हो तो स्पेशल पीपी ले आते हैं जिससे कि सिर्फ वो इसी केस को जल्दी से जल्दी जो है क्लोज कर दे। प्रियोरिटी पे ख़त्म कराए। लेकिन वो उल्टी धारा में बैठ जाते हैं, वो सोचते हैं कि भाई जितनी ज़्यादा डेट्स लेंगे उतना ही ज़्यादा जो है हमें कॉमर्शियली लाभ होएगा। जी जी। तो गवर्नमेंट को मेरे ख्याल में इसमें हमेशा जब स्पेशल पीपी नियुक्त करें तो हमेशा केस के लिए टाइम बाउंड करना चाहिए कि भाई आप स्पेशल पीपी हैं बट आपको 2 साल में केस को निपटाना पड़ेगा, वरना आप कैसे स्पेशल पीपी हैं 10 साल 10 तक, साल तक ये 12 साल 13 साल तक केस चला रहे हैं। तो आपका सब्र का बांध टूट गया फिर। नहीं, देखो ये तो सिस्टम है। क्या होता है आप सिस्टम से सिस्टम का हिस्सा बनकर ही लड़ सकते हैं। सिस्टम एक इतनी ताकतवर चीज़ होती है जी। कि आप उसके सामने अगर खड़े होंगे तो आप जैसे नदी के सामने बह जाता है ना तो हर चीज़, तो ऐसे ही आप भी बह जाएंगे क्योंकि सिस्टम है और उसमें सबका भाई अपने अपने बेनिफिट्स हैं तो सब अपने अपने बेनिफिट्स को देखते हैं। तो उसमें कौन आपकी सुनेगा या कौन आपकी बात को जो है विचार करेगा, जी। है ना। तो ये तो आप अगर आप वाकई में ही जनता के साथ एक न्याय करना चाहते हैं तो उस हिसाब से हमने क्योंकि प्रैक्टिकली उन चीज़ों को झेला है, महसूस किया है, तो भविष्य में अगर सरकार केसों में स्पेशल पीपी देती है जी। तो उसमें भ्रष्टाचार ना हो और उसमें जिस मकसद के साथ स्पेशल पीपी रखा गया है वो अपने काम को ईमानदारी से करें। तो इसलिए सजेशन वो व्यक्ति दे सकता है जिसने उसको भोगा हो, तो हमने भोगा है इसीलिए आप। हाँ भाई, इसमें क्लियर है। देखिए जैसे स्पेशल पीपी केस में थे, किस लिए रखे थे? इसलिए रखे थे राहत देने कि के लिए केस को जल्दी से निपटाया क्लोज जाए। करें। तो आप बताइए लाइफ इम्प्रिजमेंट 14 साल की है, 13 साल आपने केस में लगा दिए, तो आप फिर भगवान भरोसा बचाए। जी। ऐसे स्पेशली जितने में तो अगर कोर्ट के वकील होते वही केस को निपटवा लेते, करेक्ट है ना। करेक्ट। तो आप फूलन देवी से मिले हैं? हाँ, मैं उनसे 1 या 2 बार मैं मिला हूँ। 2 बार। कैसे हैं, अगर मैं आपसे पूछूं कैसे बात करती थी, कैसी थी? देखो मेरे से तो ठीक तो उनकी लगे। हाँ मतलब मेरे से तो उनकी बहुत बात नहीं हुई कभी, बट वो बहुत ही जो मुझे महसूस हुआ वो ये हुआ कि एक रफ नेचर की महिला थी, सीधी माँ बहन कर देती थी, गाली दे देती थी। हाँ, 1 या 2 बार ही हुआ लेकिन तब भी हाँ मतलब आपको भी मेरे से लगी? नहीं, अच्छा। हाँ हमारे से नहीं। हाँ। जैसे मान लीजिए कोई है, कोई बातचीत हो रही है, मेरे से तो बातचीत भी नहीं हुई खैर, बट जिससे हो रही है तो जैसे मुंह से निकल जाती है ना, किसी किसी के तो जुबान पे भी हाँ हाँ, हर गाली शब्द चढ़ी में कोई रहती है। एक हाँ सेंटेंस में भी 10 गालियां दे हाँ दे। हाँ हाँ, उनको खुद भी नहीं पता चलता कि गालियां दे रहे हैं। हर इंसान में अच्छा और बुरा इंसान तो होता ही है, देखो। हाँ जी। सर, आपको बहुत लोग हीरो भी मानते, कहीं ना कहीं मैंने ये पढ़ा था कि हीरो इसलिए भी मानते थे कि क्योंकि फूलन देवी ने एक राजपूत की हत्या की थी
भिमाई में? नहीं नहीं, देखो मैं आपको इसमें थोड़ा सा करेक्शन कर दूं। जी। क्या है कि फूलन के ऊपर जो सबसे बड़ा आरोप है वो है कि उन्होंने भेमई में एक नरसंहार किया। जी। उस नरसंहार में भेमई कांड जिसको बोलते हैं, उसमें जो है 20 लोगों की हत्या हुई। तो लोग जो एक मतलब ऐसे ही जो कॉन्वर्सेशन में लोग जो बोलते हैं वो ये बोलते हैं, और मीडिया ने भी यही दिखाया शुरू से, कि भाई फूलन ने 22 ठाकुरों को लाइन में लगा के अपने बलात्कार का बदला लेने के लिए उनकी हत्या कर दी। अच्छा, ये एक प्रोपोगेंडा है। ये प्रोपोगेंडा किसने चलाया? नैरेटिव हाँ, है। ये नैरेटिव इसलिए चलाया गया, इसलिए नैरेटिव ये सेट किया। इसके पीछे जो है, जो इंटरनेशनल मीडिया है, उसका एक बहुत बड़ा रोल है। आपको बता दूं, जब से हमारा देश में लोकतंत्र आया है जी। तब से इंटरनेशनल मीडिया, शुरू में जैसे एक नैरेटिव सेट किया गया भारतीयों के लिए कि ये तो सांप सपेरे वाले बंदे हैं, है ना। दूसरा नैरेटिव ये सेट किया हुआ है एकदम परमानेंटली पूरे वर्ल्ड वाइड में कि भाई ये लोग जो है यहाँ पे जो कास्ट सिस्टम इतना ज़्यादा हर चीज़ में भेदभाव है कि अपर कास्ट के लोग जो है जो दूसरी कास्ट है उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव करते हैं। तो क्या है कि हर चीज़ को यहाँ पे कास्ट सिस्टम से जोड़ देते हैं। ये जो मैटर है, जो भिमई कांड है, इसमें भी क्योंकि फूलन जो है वो ओबीसी वर्ग से बिलोंग करती थी, वो एससी नहीं थी। आपको बता दूं, जो फूलन थी वो शेड्यूल कास्ट की नहीं थी। बताया तो जाता है हर जगह। हाँ, बट वो गलत है। हाँ, वो गलत है। वो दलित समाज की नहीं थी, वो ओबीसी वर्ग की थी। और उन्होंने ये जो भिमई कांड है, इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ ठाकुरों की हत्या की। इसमें मरने वाले जो है दलित भी हैं और ओबीसी वर्ग के भी हैं और मुस्लिम भी हैं और ठाकुर भी हैं। और मैं बाकायदा नाम बता देता हूँ, और पूरे इंटरनेशनल मीडिया को, अपने देश की मीडिया को, आपके चैनल के माध्यम से मैं उनको चैलेंज भी करता हूँ कि जो मैं नाम बता रहा हूँ वो साबित कर दें कि फूलन ने इनकी हत्या भिमई कांड में नहीं की। पहला नाम है राम अवतार कठेरिया, तो ये एससी समाज के हैं। धानुक समाज होता है एक, उस समाज से बिलोंग करते हैं। दूसरा नाम है तुलसीराम मौर्य, ये जो है जो अपने जो माली होते हैं, सैनी माली, ये उस समाज से बिलोंग करते थे। तीसरा नाम है नज़ीर खान, तो ये अल्पसंख्यक समाज के थे, मुस्लिम थे और ठाकुर थे। सभी लोग इसमें मरे, जबकि नैरेटिव क्या सेट किया हुआ है कि ठाकुरों को लाइन में लगा के मार दिया, जबकि मैंने आपको बाकायदा नाम बता दिए। दूसरा नैरेटिव ये सेट कर दिया कि भाई वो तो डाकुओं को मारा उन्होंने, जबकि ये जो मरने वाले लोग हैं ये सभी लोग जो है मजदूर और किसान थे। इनका डाकुओं से कोई लेना देना नहीं था, ना ये खुद डाकू थे। लेकिन ये नैरेटिव सेट कर दिया इंटरनेशनल मीडिया ने 40 साल से कि भाई, और फिर उसके बाद फिल्म बना दी। और जो फिल्म मेकर है, हाँ देखिए, जो फिल्म मेकर है वो भी इंटरनेशनल मीडिया के मेंटेलिटी का ही पर्सन है। जो शेखर कपूर जी हैं वो आज यूएस में ही रहते हैं ना, और आज से कम 25-30 साल से वो वहीं चले गए। क्यों चले गए? क्योंकि वो उसी विचारधारा के थे कि हमें सिर्फ देश में आग लगानी है, यहाँ पे ज़बरदस्ती का जातिवाद पैदा करना है। जबकि जो ये जो बात बोली जाती है बिल्कुल झूठ है। ना तो मरने वाले डाकू थे और ना ही मरने वाले सिर्फ ठाकुर थे। अच्छा, कई लोगों को जैसे आंख बंद करके हम विश्वास कर लेते हैं। आप सोचो, पिछले 45 साल से किसी ने ये विचार नहीं किया, जो फूलन का गैंग था जिन्होंने ये हत्याकांड किया, उसमें 40 लोग थे। पुलिस के चार्जशीट के अकॉर्डिंगली भी जो पुलिस ने केस बनाया, 40 डाकुओं के ऊपर आरोप लगा, जिसमें फूलन देवी उनकी लीडर दिखाई। दूसरी तरफ मान लीजिए 20 लोग मर गए। बुंदेलखंड में ऐसा कल्चर है कि आदमी अगर टॉयलेट में भी जाता है ना तो भी बंदूक लेके जाता है साथ। हाँ, तो आप बताइए वो कैसे डाकू थे 20, जो कि बिना हथियार के फूलन देवी का, उसके गैंग का वेट कर रहे थे कि आओ और हमें मार दो। आप खुद ही कॉमन सेंस से पूछिए, सोचिए, जो भी हमारे
मान लीजिए जो फूलन को जो उस भेमई कांड की वजह से एडमायर करते हैं, मेरा उनसे प्रश्न है कि भाई आप ही सोचिए और बताइए, क्या ये संभव है कि एक तरफ 40 डाकू खड़े हों और दूसरी तरफ 20 डाकू खड़े हों अपनी गन के साथ? तो वो कैसे, मतलब 20 के 20 मर जाएंगे? काउंटर हुआ ही नहीं। हाँ, मतलब और 40 में से खरोच भी नहीं लगेगी किसी के। और वो कैसे डाकू हैं जो लाइन में भेड़ बकरी की तरह खड़े हो जाएंगे, लो भाई गोली मार दो हमें? भाई डाकू हैं तो आपस में विरोध होगा ना, लड़ाई होगी, दोनों है का ना? काउंटर हाँ, तो होगा ही। हाँ, तो वो एक्चुअली थे ही नहीं डाकू, वो तो गांव के साधारण लोग थे, किसान थे। अब कई लोग इसमें ये भी आरोप लगा देते हैं कि चलो डाकू नहीं थे, लेकिन वो जो है उनके वेल विशर्स थे। वो जो है जब फूलन के साथ जो रेप की घटना बताई जाती है और उन्होंने कुछ किया नहीं, मतलब बचाव नहीं करा, तो पहली बात तो ये है कि जो भी फूलन के साथ जीवन में घटित हुआ वो जो है जंगल में हुआ, वो डाकुओं की आपसी रंजिश थी। लेकिन आप इसका मतलब ये नहीं है ना कि जो डाकुओं की आपसी रंजिश है, अगर किसी डाकू गिरोह ने आपके साथ गलत किया तो आप उनको मारो। ऐसा थोड़ी ना आप जो बेचारे जिनका कोई लेना देना नहीं है, कॉमन मैन को। हाँ, देखिए जैसी घटना ये इन्होंने की है, ऐसे ही घटना जो है ये जो उसके एंटी गैंग थे उन्होंने भी गलत किया। आप किसी भी जो आम व्यक्ति है जिसका किसी चीज़ से कोई लेना देना नहीं है, उनको अगर आप कोई हानि कर रहे हो तो ये एक गलत बात है। लेकिन आपको भी हीरो तो माना गया था सर। नहीं, देखिए हीरो और विलेन तो हर इंसान होता है, ये है देखने वाले का नज़रिया। और दूसरी बात ये है कि आपने के साथ जो भी चीज़ जुड़ी हुई है लाइफ में जी, तो आपका मन जो है उसके लिए राज़ी होना चाहिए कि भाई मैंने अपने लाइफ में जो ईश्वर ने मुझसे करवाया है वो अच्छा है कि बुरा है ना? बाकी तो देश के अंदर, दुनिया के अंदर हर समय अच्छे काम भी हो रहे होते हैं, गलत काम भी हो रहे होते हैं। जो गलत काम कर रहे होते हैं, आप उनके बच्चों से पूछो भाई तेरे पिताजी कैसे हैं, तेरी मम्मी कैसी हैं, कहेंगे सबसे अच्छे हैं ये तो। और पता लग रहा है वो बाहर जो है किसी को बेवकूफ़ बना के जो है पैसे ऐंठ के ला रहा होता है या कुछ गलत काम करके आ रहा होता है। तो हर इंसान का नज़रिया है देखने के लिए। तो वो कई लोग भाई हमें अच्छा मानते हैं, कई लोग ख़राब मानते हैं। तो देखो सबको तो संतुष्ट नहीं किया जा सकता। जी जी। हाँ, बट हम अपने जीवन में ऐसे काम करने की कोशिश करें हमेशा जो देश के लिए, समाज के लिए हित हो, अच्छा हो। सर जब आपको जेल हुई थी, बहुत यंग थे आप उस समय, जी जी, है ना, 20-21-22 साल जैसे आप रहते गए जेल के अंदर, वो एक अनुभव बताइए तो क्या फीलिंग आई थी, कैसा था आपका सेल, आपके सेलमेट्स कौन थे? मैंने सुना है बड़े बड़े लोग आपके सेलमेट्स थे। हाँ, मेरे तो सेल में देखिए मतलब क्या है कि मैं हाई सिक्योरिटी वार्ड में रहा हूँ जी। तिहाड़ के। उस हाई सिक्योरिटी वार्ड में अधिकतर जो देश में जो टेररिस्ट रहे हैं या जो बड़े अंडरवर्ल्ड डॉन हैं, तो इस तरह के लोग वहाँ पे रखे जाते हैं। तो अलग अलग टाइम पे इस तरह के अलग अलग लोग मेरे साथ रहे हैं। और जो जेल का जो अगर हम एक्सपीरियंस बोलें तो देखो जेल का एक्सपीरियंस तो हमेशा ख़राब ही होता है। आप मतलब काफ़ी परेशान हुए थे पहले? देखिए शुरुआत में जेल तो में हर तो सारे क्रिमिनल हैं। हाँ, नहीं और आप जहाँ थे हाई सिक्योरिटी में, देखिए आप चाहे क्रिमिनल हैं या क्रिमिनल नहीं भी हैं, क्रिमिनल जो होता है वो भी इंसान ही होता है। उसको भी भूख लगती है, वो भी रोटी खाता है, उसके भी बच्चे होते हैं। मैंने अभी आपसे साफ कहा कि भाई चाहे कोई क्रिमिनल ही हो, उसके आप बीवी से, बच्चों से पूछेंगे भाई कैसा है आपका फादर, वो कहेंगे जी दुनिया का सबसे अच्छा है। तो ये तो निगाह की बात है कि हम किस नज़रिए से किसको देख रहे हैं। तो है हर इंसान, सब आदमी है, ठीक है जी। अब जब हम वहाँ पे चले गए तो अब हमें उस एटमॉस्फेयर में रहना है जहाँ पे पूरे देश से ऐसे ऐसे लोगों को पकड़ के अंदर रखा है जो किसी किसी कारण से समाज के ऊपर एक ट्रबल मेकर्स थे। तो अब जो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो ज़्यादा दिमाग से तेज होते हैं और या दिमाग से शरारती होते हैं, तेज नहीं शरारती होते हैं, है ना।
तो जो दिमाग से शरारती होगा तो वो वही ट्रबल मेकर्स भी होते हैं। तो अब आपको ऐसे माहौल में रहना है, ऐसे लोगों के साथ रहना है, तो फिर अपना कैसे आपको बचाव करना है। क्योंकि जेल के अंदर एक जो सबसे खास बात है वो क्या है, देखिए एक तो वहाँ पे सीधे 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 जो जी। एक तो दो धड़े हैं, हाँ एक जेल ऑफिशियल्स का और एक प्रिजनर्स का। जी। अगर आप जेल ऑफिशियल्स के ज़्यादा क्लोज रहते हैं तो भी आप सरवाइव नहीं कर पाएंगे। क्योंकि आपको हाँ भाई, अगर आप सेलमेट्स परेशान करेंगे। हाँ, फिर उनको ऐसा लगेगा कि भाई ये हमारी बातें ऑफिसर्स से जो है शेयर तो नहीं कर देता। और अगर आप ज़्यादा इधर की तरफ झुकाव रखेंगे तो फिर जो है ऑफिसर्स आपको परेशान करने की कोशिश करेंगे। तो अब जो सबसे बुद्धिमान व्यक्ति है वो दोनों में सामंजस्य बनाएगा, बैलेंस बनाएगा, है ना। ये जो प्रिजनर्स के जो हैं इसमें भी कई ग्रुप्स होते हैं। देखो टेररिस्ट वाले अलग मेंटेलिटी के हैं, और आपके जो मतलब जो कॉमन क्रिमिनल्स हैं, मतलब जी। वो जो है अलग मेंटेलिटी के हैं, है ना। तो सबकी सोच विचार एकदम अलग अलग टाइप का होता है, क्योंकि जेल में दो तीन तरह के लोग हैं। एक हैं जो कि बेचारों ने कुछ किया नहीं है और वो किसी कारण से जेल आ गए। बिना कुछ किए कैसे आएंगे सर? आ जाते हैं। जैसे कि दो तो मैं आपको दो एग्जांपल तो ऐसे ही बता देता हूँ। क्या होता है कि एक तो ये है कि जो एक्सीडेंटली आ जाते हैं, जैसे कोई आप गाड़ी से जा रहे हो, अब गाड़ी से टक्कर लग गई, तो अब जान के तो मारी नहीं, तो आप मतलब आपने अब क्राइम तो हुआ है बट इंटेंशन तो नहीं थी ना। अब एक्सीडेंट तो किसी से भी हो सकता है ना। ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं तो वो एक्सीडेंटली हो जाती हैं, तो उसकी वजह से। और ये डाउरी के केस हैं, है ना। अब मान लो मांगा सिर्फ एक पति ने, और जेल जाएगा उसका ब्रदर इन लॉ भी, उसकी सिस्टर भी, जो 10 साल से उसकी शक्ल भी नहीं देखी होगी अपने भाई की। तो ऐसे भी लोग चले जाते हैं जिनका कोई लेने देना नहीं होता। तो दूसरे हैं जैसे कि कुछ केस हो गया, ठीक है जी, अब उसमें पुलिस की मर्जी होती है कि उसको विटनेस बनाए कि उसको एक्यूज बनाए। तो पुलिस कभी कभी जैसे कई लालच भी आ जाते हैं, तो कोई पैसे दे देता है तो उसको जो है विटनेस बना देते हैं, नहीं देता है तो उसको एक्यूज बना देते हैं। तीसरे जो है वो वैसे व्यक्ति होते हैं भाई जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ से जुड़े हुए हैं, जो मेंटली प्रिपेयर्ड होते हैं, वो मिशन वाले विचार वाले व्यक्ति होते हैं। तो उन्होंने मान लीजिए कुछ कर दिया, तो उनका तो इलाज यही है कि भाई वो अपना टाइम जेल में एकदम करते हैं शांति से, क्योंकि वो विचार किसी विचारधारा से जुड़े हुए लोग होते हैं। मान लीजिए आप नेक्सलाइट विचारधारा के हैं, या आप नॉर्थ ईस्ट के किसी विचारधारा से हैं, या आप जो है कश्मीरी मूवमेंट से जुड़े हुए हैं, तो आप उस विचारधारा के हैं, या तो उस विचारधारा को बिल्कुल क्रश किया जाए तब सुधरेगा वो, या फिर जो है वो खुद ही जो है मेंटली क्रश हो जाए। चौथे होते हैं कमर्शियल क्रिमिनल। तो ये जो कमर्शियल क्रिमिनल हैं एक्चुअली यही हैं असली ट्रबल मेकर्स जिनको जेल की ज़रूरत है। नहीं, फ्रॉड्स नहीं। अच्छा। देखो, पैसे कमाने के लिए किसी भी तरह का जो क्राइम करेगा, एक व्यक्ति गन से क्राइम करेगा, भाई वो सीधा आपसे आपका पर्स छीन लेगा। एक आदमी कहेगा कि भाई मैं तुझे गोली मार दूंगा, मेरे को 10 लाख रुपए दे दे। एक आदमी ये कहेगा कि भाई मैं तेरी फाइल पे तभी साइन करूंगा जब तू मुझे 10 लाख रुपए दे देगा। तो सबके मन की जो भावना है, जो इंटेंशन है, वो क्या है मॉनेटरी, कि हमें किसी भी तरीके से पैसे कमाने हैं और उस पैसे से अपने जीवन को अपग्रेड करना है। तो जब ये सोच के जो लोग होते हैं, तो जब भी वो ऐसे व्यक्ति जेल में जाते हैं तो वो क्या होता है कि वो खुद भी परेशान होते हैं ज़्यादा, और जेल वालों को भी परेशान करते हैं, और हर समय बेचैन रहते हैं कि किसी तरीके से तिगड़मबाजी से हमें सारी सहूलियत जेल में मिले, क्योंकि पैसे कमाने का उनका मकसद जीवन में यही होता है ना कि भाई हमें इन पैसे कमा के जीवन में मज़ा लेना है। तो अब जेल उसमें बाधा है, तो वो फिर उसमें जेल ऑफिशियल्स को रिश्वत भी देंगे या फिर कोई और तिगड़मबाजी करेंगे। तो बस ये लोग हमेशा खुद भी तिगड़मबाजी में रहते हैं। बाकी तो जो ये नीचे के तीन जो मैंने आपसे बताए,
ये तो अपना टाइम सीधा सीधा पास करते हैं जेल में। आपके साथ कौन थे सर जेल में? मतलब देयर वर बिग पीपल, जैसे अफजल गुरु थे आपके साथ, मुख्तार अंसारी थे आपके साथ जेल में, हाँ, ये जो जैसे जैसे लक्की कि बिश्त भी थे आपके साथ। हाँ, जैसे कि आपने ये 3 नाम बताए, अब ये तीनों अलग अलग कैटेगरी से हैं। जी। जो अफजल गुरु है वो है टेररिस्ट, तो वो एक विचारधारा से जुड़ा हुआ व्यक्ति था। जो आपने पहले तो वो क्या करेगा, अपना शांति से जेल की रोटी खाएगा और अपने छूटने का इंतज़ार करेगा। 10 साल में छूटे, 20 साल में छूटे, और अपनी केस लड़ेगा। अगर जेल वालों से उसको कुछ चाहिए होगा तो लीगल वे में लेने की कोशिश करेगा, एप्लीकेशन देगा, जी मुझे ये दो, मुझे वो दो, या जज साहब को देगा। जी। दूसरे आपने बताया कि जैसे कि मुख्तार अंसारी, वो क्योंकि वो एक बाहुबली नेता थे, तो उन्होंने क्योंकि उस बाहुबल से उन्होंने बहुत पैसा भी कमा रखा था, तो वो हमेशा क्या चाहेंगे कि मेरे को हर चीज़ प्रोवाइड हो। तो वो उसके लिए अपनी जो पावर्स पूरी हैं, ताकत चाहे लगा वो देंगे। पैसे हों और चाहे वो पॉलिटिकल पावर हो, तो वो उसका पूरा यूज़ करेंगे। जैसे भी करके उनको जो भी चीज़ रिक्वायर्ड है वो उसको प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। ये कॉमर्शियल क्रिमिनल की कैटेगरी में आ जाएंगे। और तीसरे आपने बताया जैसे कि लक्की बिस्ट, वो जो है एक मतलब आप मान लीजिए कि एक साधारण कैटेगरी में आएंगे, क्योंकि मान लीजिए क्योंकि वो कोई हार्डकोर, वो डॉन भी नहीं है, वो टेररिस्ट भी नहीं है। वो क्या है कि जैसे एक किसी एक पर्टिकुलर क्राइम में आ गए, तो अब वो इस बात का वेट करेंगे कि भाई हम कैसे भी अब इस केस से निकलें, और निकल के जो है वो जेल से बाहर जाएं, और फिर जो भी उनका लाइफ है उस लाइफ के अंदर वापस शामिल हो जाएं। तो जो ऐसे लोग हैं वो मैंने बताया कि वो दोनों में सामंजस्य बनाने की कोशिश करेंगे, जेल ऑफिशियल्स में और जो है प्रिजनर्स में। तो कभी कभी जब आप, अब क्योंकि आप भी ह्यूमन बीइंग हो, तो आप अपने आपको टेलीफोन भी करना है, अगर आप बीड़ी सिगरेट पीते हो तो वो भी आपको पीनी है। तो अब वो कैसे प्रोवाइड होंगी? तो वो होएगी आपको जो है ये जो मतलब जो डॉन है या जो कमर्शियल मेंटेलिटी के व्यक्ति हैं, उन्हीं के साथ रह के या उनके द्वारा ही आपको वो चीज़ मिल पाएगी, क्योंकि दूसरे तो नहीं वो अफोर्ड कर पाएंगे या वो ले पाएंगे। तो स्पेशल ट्रीटमेंट मिलती है जेल में? नहीं नहीं, देखिए स्पेशल ट्रीटमेंट, मुझे तो तिहाड़ के बारे में जानकारी है, कोई बहुत ज़्यादा स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलता। मतलब क्या है कि जो एक आम व्यक्ति है वो स्पेशल ट्रीटमेंट किसको समझता है कि आप बढ़िया खाना खा रहे हो, मान लो आप मटर पनीर खा रहे हो, तो आप सोचोगे भाई यही स्पेशल ट्रीटमेंट है। लेकिन क्या है, एक पता है क्या है, ये इंसान की हैसियत के अकॉर्डिंगली विचार करना चाहिए। मान लीजिए अभी मनीष सिसोदिया जी जेल में थे, केजरीवाल जी जेल में थे, अगर आप उनको ये कहोगे भाई तुम सारी ज़िंदगी तुम्हें मटर पनीर खिलाएंगे तो जेल में रहो, तो क्या रहेंगे? भाई उनके लिए खाना कोई वैल्यू नहीं रखता, आप उनको जो मर्जी खिलाओ, लेकिन वो कहेंगे भाई हमें जेल में नहीं रहना, क्योंकि वो एक मिशन वाले लोग हैं, उनको बाहर काम करना है। तो ये जो चीज़ें हैं जिसको देख के जो है मतलब हम कभी कभी वो चला देते हैं कि भाई देखो ये तो जेल में मज़े ले रहे हैं, तो ये एक्चुअली मज़ा नहीं है। और इसको सुप्रीम कोर्ट ने भी डिफ़ाइन किया है कि भाई जेल में रहने का मतलब ये नहीं है कि उसको आप बढ़िया खाना मत दो। अब कोई अंडर ट्रायल है, अब वो 5 साल अंडर ट्रायल रहा और फिर एक दिन बरी हो गया, आप उसके 5 साल लौटा देंगे? और आपने उसको ठीक से खाना नहीं खाने दिया, कपड़े नहीं पहनने दिए, बताओ आप। और ऐसा किसी के साथ भी हो सकता है ना देश में, जो अपने आप मेरी बात सुन रहा हो और ये सोचता हो भाई तेरे से ज़्यादा शरीफ कोई व्यक्ति नहीं है, तो जेल तो अगर उसके भाग्य में लिखी होगी वो भी जा सकता है, तो कोई भी जा सकता है। जब जैसे ही वो जेल में जाएगा तो फिर उसके विचार बदल जाएंगे, वो कहेंगे भाई खाना क्यों नहीं दे रहे हो आप हमें, अच्छा, तो फिर वो ह्यूमन राइट्स की बात करेगा, है ना। उसकी जो वाइफ होगी वो भी जो है बाहर नारे लगाएगी, भाई ह्यूमन राइट्स की बात है, मेरा पति ने कुछ किया नहीं है, तुम मान रहे हो लेकिन नहीं किया है। लेकिन कोर्ट ने मान लीजिए 5 साल लगा दिए मानने में कि कुछ नहीं किया है,
तो ये तो कोई इंसानियत नहीं हुई ना कि आप उसको खाना नहीं दे रहे हो या नहीं सर, खाना देना अलग हो गया, बस हाँ स्पेशल ट्रीटमेंट अलग हो गया। स्पेशल ट्रीटमेंट में काफ़ी सारी चीज़ें हाँ, आती हैं। जैसे जैसे आप ही बताइए मुझे, आप स्पेशल सर ट्रीटमेंट आप किसको बताइए, मानते हैं? आप बताइए। नहीं, हमने तो जैसे जैसे पिक्चरों देखिए, में देखा है, जैसे नहीं आपने नहीं अभी वो बीड़ी सिगरेट की बात की है, या फिर अच्छा खाना है, या फिर आपको बेड अच्छा मिल रहा है, थोड़ी सुविधाएं मिल रही है, आपको मोबाइल मिल रहा है अंदर। हाँ देखो, दैट इज द मैं आपको स्पेशल बताता हूँ, ट्रीटमेंट। मोबाइल तो इसलिए खतरनाक है कि मोबाइल के द्वारा लोग एक्सटॉर्शन वगैरह करते हैं, जी। गैंग को ऑपरेट करते हैं, इसलिए मोबाइल एक खतरनाक चीज़ है। बाकी आपने सिगरेट पी ली, आपने अपने स्वास्थ्य को खुद खराब कर लिया, तो किसी का क्या बिगड़ा? यहाँ पे जगह जगह पान के खोखे बाहर खुले हुए हैं, सब लोग सिगरेट पीते हैं, सब लोग बीड़ी पीते हैं, उससे देश को क्या नुकसान हो गया? सर आप खुद का पॉलिटिकली नुकसान हुआ। पॉलिटिकली करेक्ट आंसर दे रहे नहीं हैं नहीं, आप यहाँ मैं आपको देखिए, मैं आपको बड़ी प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ। एक्चुअली क्या है, देखिए जैसे तिहाड़ जेल में बीड़ी सिगरेट बैन है, ये तम्बाकू भी बैन है। अब बीड़ी सिगरेट बैन है, इस बीड़ी सिगरेट बैन होने के कारण जेल के अंदर रोज लड़ाई बचती है, क्योंकि बैन तो है बट रोक तो नहीं पा रहे। तो क्या होता है कि जेल के अंदर कुछ जो प्रिजनर्स होते हैं वो इसकी स्मगलिंग करते हैं। कई लोग लाखों लाखों रुपए कमाते हैं इस काम से, जेल के अंदर बीड़ी सिगरेट बेचकर। तो वो जब वो जेल आते हैं, कई लोग तो जान के जेल आते हैं, क्योंकि बाहर वो इतना पैसा नहीं कमा पाते जितना जेल में कमाते हैं। हाँ। तो अब आप एक तरीके से उन लोगों को आपने एक रास्ता दे दिया क्राइम के लिए। दूसरा, वो डरेगा नहीं जेल आने से, वो सोचेगा कि ठीक है, बाहर भी तू कर रहा था, जेल के अंदर भी ये काम कर लेना। दूसरी बात है कि जो जेल स्टाफ है वो खुद भी पैसों के लालच में, उनके भी कुछ लोग जो है मिले हुए हैं। इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो आपने करप्शन को भी एक स्पेस दे दिया। किसी भी इंस्टीट्यूट में चले जाओ तो हर जगह पे स्मोकिंग जोन बनाया हुआ है। आप कह रहे हैं तिहाड़ जेल में भी एक स्मोकिंग जोन बना देना बिल्कुल, चाहिए। इससे फ़ायदा ये होगा कि जेल के अंदर स्मगलिंग बंद होगी, जेल के अंदर जो 90% लड़ाइयाँ होती हैं वो बंद होंगी, जेल के अंदर करप्शन बंद होगा, ऑफिशियल्स का करप्शन बंद होगा। और ये जो रोक इस पे लगी हुई है, इसके पीछे रीज़न ये है, ये क्यों नहीं हटाई गई? इसलिए नहीं कि किसी का कुछ बिगड़ेगा, ये इसलिए नहीं हटाई जा रही है क्योंकि फिर जो जेल ऑफिशियल्स का जो एक रुतबा है। लाखों रुपए की जो आमदनी है अच्छा। इसकी वजह से, तो वो बंद हो जाएगी। फिर तो सिर्फ तनख्वाह पे गुजारा करना पड़ेगा। अगर ये आपने खोल दिया तो आदमी लीगली अपनी सिगरेट खरीदेगा और स्मोकिंग जोन में जाके पी लेगा। जेल वाले जैसे तेल बेचते हैं, साबुन बेचते हैं, बाल्टी बेचते हैं और हर चीज़ बेचते हैं। कैंटीन में जेल की हर चीज़ मिलती है। और कौन था सर आपके साथ? क्या है कि जैसे ये पार्लियामेंट अटैक वाले सारे लोग मेरे साथ कभी ना कभी रहे हैं, जिसमें अफजल गुरु आपने बताया, और इसमें जो है अपना SAR गिलानी थे जो कि प्रोफेसर हैं दिल्ली में। एक शौकत था, शौकत तो फर्स्ट डे मेरे साथ ही डाला था। जब पार्लियामेंट अटैक हुआ तो शौकत भी उसमें वन ऑफ द एक्यूज था। जी। तो उसको फर्स्ट डे जब जेल में आया तो मेरे ही सेल में रात को उन्होंने डाला। अभी आप देखते होंगे बहुत, अभी इतने बड़े बड़े कईयों के नाम चल रहे हैं। तो अगर अथॉरिटीज़ की इच्छा ना हो तो एक पत्ता भी हिल नहीं सकता। आप ये देखिए, पूरे इंडिया की मीडिया, हमारे देश में सबसे जो बड़ा अंडरवर्ल्ड डॉन थे वो है दाऊद इब्राहिम और छोटा राजन, यही थे ना। छोटा राजन को इंडिया की जेल में आए हुए 10 साल हो गए, आज तक किसी न्यूज़ चैनल ने उनकी कोई फ़ोटो दिखाई? तो आप बताओ, अथॉरिटीज़ की कितनी पावर है कि पूरे देश का मीडिया चैनल आज तक किसी की इतनी हैसियत नहीं हुई कि छोटा राजन की क्या चेहरा क्या है, किसी को नहीं पता। तो इसी से आप समझ सकते हैं सरकार की ताकत। सर आपको कोई परेशानी हुई थी अंदर? हुई तो होगी, बट देखिए, परेशानी ये जो है गैंग, जब आप, एंटी गैंग, हाँ अलग अलग लेवल के हाँ, देखिए क्रिमिनल्स। मैंने बताया कि जब आप ऐसी जगह पर जाते हैं तो आपको वहाँ पे सरवाइव करना है। हाउ डिड यू सर्वाइव? देखो, क्या मैंने आपसे बताया कि एक तो सामंजस्य बनाना है। आपने सामंजस्य बना के हाँ, रखा बनाया। दोनों मेरे तरफ। हमेशा जो है, जो हमारे जेल ऑफिशियल्स थे, है ना, क्योंकि एक पढ़ा लिखा व्यक्ति था मैं, और हमेशा मेरे मतलब बचपन से नेचर है कि मैं सबको एक रिगार्ड करता हूँ और रिस्पेक्ट देता हूँ, उसके एज के अकॉर्डिंगली और उसके चेयर के अकॉर्डिंगली। मुझे एक बात बिल्कुल क्लियर है कि अगर आप सुप्रिटेंडेंट की कुर्सी पर बैठे हैं
तो ईश्वर की इच्छा है। और मैं आपकी कितनी बुराई कर लूँ, मैं आपके लिए कितना अपशब्द बोल लूँ या जी। आपके लिए कितना भी कुछ भी सोच लूँ, आप तो रहेंगे वही, क्योंकि ईश्वर की इच्छा है। तो जब आपको भगवान ने ही उस चेयर पे बैठाया है, तो मेरा फ़र्ज है कि आपकी उस चेयर को इज्जत दूँ, आपको इज्जत दूँ। जेल का जो स्टाफ है आपसे तभी उसकी अनबन होएगी जब आप जेल मैनुअल के अकॉर्डिंगली कोई गलत काम करेंगे। तो वो जो गलत काम होते हैं रोज़मर्रा में, वो 2-3 होते हैं। एक तो होता है कि भाई आप जो है जो इलीगल आइटम्स हैं उनका यूज़ करते हो, जैसे कि ये अपना तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, चरस, गांजा, स्मैक। तो मैं तो चाय भी नहीं पीता, ये सब तो इससे कोई लेना देना नहीं है। जी। दूसरा है कि भाई आप जो है फ़ोन यूज़ करते हो। तो फ़ोन क्या है कि शुरू में तो नहीं थे, बट बाद में जेल नहीं, अथॉरिटीज़ नहीं, जेल के अंदर फ़ोन प्रोवाइड करा दिए लीगली, अच्छा। कि आप लीगली 5 मिनट रोज़ अपने घर वालों से बात कर सकते हो। तो हमें कोई गैंग नहीं चलाना, तो हमें तो 5 मिनट में अपने घर वालों से बात कर ही हो गया काम हमारा। अब आप आ जाओ दूसरी साइड में। दूसरी साइड में क्या है कि आपको, अगर आप दूसरे के काम में दखल अंदाजी करोगे, तो ये नेचर भी हमारी नहीं थी। भाई आपको मोबाइल चलाना है, चलाओ, हमें क्या लेना देना। आपको पकड़ने का काम जेल वालों का है, ना हम जेल वालों को कोई सुझाव देंगे ना आपको देंगे। आप अपना चलाओ, वो अपना काम करेंगे, आप अपना काम करो। हमें, हमारी आंखें देखने के बाद भी बंद है, हमें कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि वो, मैं इसको ऐसे भी मानता हूँ कि कोई ऐसा वो इतना भारी क्राइम भी नहीं कर रहा कि भाई उससे देश बर्बाद हो रहा हो। ठीक है, अपने बेचारा बीवी से जो है थोड़ा 1 घंटा बात कर लेगा या कोई अपनी, अधिकतर तो ऐसे ही फ़ोन यूज़ करते हैं। तो इसलिए जो है सामंजस्य बना के चले हम, और किसी से भी कोई मतलब कोई दुर्भावना नहीं रखी किसी के लिए। जी। सर, आप बड़े सुलझे हुए बातों से, जी। ना आपको चाय की आदत, ना कॉफ़ी की आदत, आपने सामंजस्य भी बनाए रखा। फिर व्हाई द एस्केप? देखिए एस्केप एस्केप, होने के लिए भी, हाँ जैसे आपने कहा, माइंड, क्रिमिनल माइंड जो होता है वो हाँ, बड़ा देखिए, शातिर। हाँ तो क्यों ये एस्केप क्यों? और इसके लिए भी कोई ऐसा ऐसा वैसा क्रिमिनल तो निकल नहीं सकता जेल के बाहर। इसके लिए भी बड़ी प्लानिंग करनी पड़ी होगी। जो एस्केप है मेरा, उसके पीछे रीज़न ये है कि जब मुझे पता चला कि जो हमारे आखिरी हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी की समाधि अफगानिस्तान में है और जूते चप्पल मार के उनका अपमान किया जाता है, तो ये बात तो खैर मुझे तभी पता चल गई थी जब हमारा एक प्लेन हाईजैक नहीं हुआ था, जी जी जो नेपाल से चला था। तो तब जो उस समय के विदेश मंत्री थे, उन्होंने ये बात टीवी चैनल्स पे बताई थी। एक दिन क्या हुआ कि अखबार हम लोग पढ़ रहे थे, न्यूज़पेपर्स, तो सारे लोग एक साथ बैठ के पढ़ते थे। तो मेरे साथ कुछ तालिबानी टेररिस्ट भी थे। तो अखबार पढ़ते पढ़ते क्या हुआ कि ऐसे ही एक दिन उसमें खबर छपी कि भाई आरएसएस ने और उसके कुछ, मतलब आरएसएस के लोगों ने बाहर एक डिमॉन्स्ट्रेशन किया और उन्होंने सरकार से ये मांग की कि भाई पृथ्वीराज चौहान जी की जो समाधि है उसको अफ़गानिस्तान से सरकार को वापस लाना चाहिए। तो मैंने पढ़ के वो खबर मैंने बोला कि देखो अब भारत सरकार इसको वापस लेकर आएगी। तो वो एक ताज़ा खान था और एक गयूर खान उनके नाम थे। तो वो हंसने लगे, कहने लगे राणा जी आप क्या बात करते हैं, और ये तो हम अफ़गानी पठान हैं जो वहाँ से आके आपके देश में कुछ कर सकते हैं, और जब पिछले 800 सालों में आपके देश ऐसा नहीं कर पाया तो आप क्या तो करेगा? अब क्या करेगा। और ये तो सिर्फ बेवकूफ़ बनाने के लिए बाहर डिमॉन्स्ट्रेशन कर रहे हैं। तो मैंने कहा कोई बात नहीं भाई, सरकार नहीं करेगी तो हम करेंगे। तो फिर वो और हंसने लगे, कहने लगे कि अरे भाई हमारे इतने बड़े बड़े संगठन हैं, तो आप अफ़गानिस्तान जाने की बात कर रहे हो, आप पहले तिहाड़ से निकल के दिखा दो। हम तिहाड़ में यहाँ 10-20 साल से पड़े हैं, तो हम नहीं निकल पा रहे यहाँ से, तो आप पहले यहीं से निकल जाओ, फिर वहाँ जाने की बात करना। मैंने कहा ठीक है, यहाँ से भी निकलूँगा और वहाँ भी You जाऊँगा। took it as a challenge. उस समय तो देखिए क्या है, मैं आपको बताऊं, मेरे मुंह से ये बात निकल गई। कोई मैंने दिमाग नहीं लगाया, कोई मतलब सोच नहीं लगाई,
बिना सोचे विचारे ये शब्द मेरे मुंह से ईश्वर ने निकलवा दिए। अब जब निकल गए तो जेल एक ऐसी जगह है कि वहाँ पे लोगों को आपस में टाइम पास करना होता है। तो वो लोग एक दूसरे को फिर इस तरह की बातों को पकड़ के फिर मजाक बनाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि सब लोगों को टाइम पास करना है। तो अब क्या हुआ कि जब अगले दिन मैं सो के उठा, सुबह 6 बजे वहाँ पे जो लॉक्स हैं वो खुलते हैं। तो जब 6 बजे खुले तो वो आ गए 7 बजे। अरे आप तो यहीं हो, हम सोच रहे थे कि आप जो है तिहाड़ से निकल के अफगानिस्तान पहुंच गए होंगे। तो वो रोज अब जैसे घूम रहे हैं, तो वो एक जैसे यूं ड्रामा करे, ऐसे करके हाथ यूं करके जैसे दूरबीन से नहीं देखते, अरे राणा जी मैं सोच रहा था आप इस समय कंधार के पहाड़ों में घूम रहे होंगे, गजनी के पहाड़ों में घूम रहे होंगे, आप तो यहीं हो। तो मैंने कहा चलो ठीक है भाई जाएंगे। तो फिर एक मन बनता चला गया, और जब मन बनता चला गया, दिमाग बनता चला गया कि भाई जाना है और उनकी पृथ्वीराज चौहान जी की मिट्टी वहाँ से वापस लानी है, अस्थियां लानी है। अस्थियाँ वापस लानी है। तो फिर क्या हुआ कि मैं जैसे रात को जब सोता था तो कल्पनाएं करने लगा, इमेजिनेशन करने लगा, प्लानिंग करने लगा जेल से बाहर निकलने की भी, और कैसे अफगानिस्तान में अपने काम को पूरा करूँगा वो भी मैं सोचने लगा। तो जैसे जैसे मैं कल्पनाएं करता था, जो विचार में जैसे मैं ये विचार करता था कि भाई मैं रात को खुदाई कर रहा हूँ और ये पृथ्वीराज चौहान जी की समाधि स्थल है, ऐसे होगा। तो आप मतलब इसको मानिए कि जैसे मैं विचार करता था तो मुझे वहाँ पर इतना टाइम लगा खोजने में, और मैं बहुत सारे जगह पे गया लेकिन जब असलियत में मिली वो जगह तो वो वैसी ही थी जैसे मैं मतलब मेरे को विचार आते थे, जी, जो जैसे जैसे मैं इमेजिन करता था। तो फिर कई प्लानिंग्स भी बनाई बाहर निकलने के लिए। तो उसमें ये एक प्लानिंग जो हो गई कामयाब, और ये ईश्वर की इच्छा थी। आपको बताऊं मैं, अभी आप दिल्ली की सड़कों पे जाइए, मैं भी जाता हूँ, और जब तिहाड़ की दीवारों को देखता हूँ तो मैं खुद अपने से क्वेश्चन करता हूँ कि भाई तू यहाँ से कैसे निकल गया। तो इसका तो मेरे पास कोई जवाब नहीं है, क्योंकि ऐसी ईश्वर की इच्छा थी, ये मेरे को एकदम क्लियर पता है, और इसका श्रेय मैं खुद लेने का कोई अधिकारी नहीं हूँ। प्रभु की इच्छा थी कि मैं जेल से निकलूं और अफ़गानिस्तान जाऊं और पृथ्वीराज चौहान जी की मिट्टी वापस लेकर आऊं, और उन्होंने, भगवान ने ही मुझे ये रास्ता बना के दिया, और शायद इसीलिए फूलन के केस में भी तिहाड़ भेजा था। तो ये मेरी डेस्टिनी थी। अब ये जो जब सफलता मिली है तिहाड़ से बाहर निकलने की, तो वो ऐसे मिली है कि जो हमारे कुछ साथी थे, क्या है कि जैसे बहुत सारी प्लानिंग्स बनाई बाहर निकलने के लिए, तो फिर जो प्लानिंग सक्सेस हुई, मतलब या जो ईश्वर ने जो रास्ते पे दिखा दिया, तो वो ये थी कि भाई पुलिस की वर्दी में अपने कुछ साथी लोग आए, और वो लोग जो है, क्योंकि उस दिन मेरी कोर्ट डेट थी, तो जो असली पुलिस वाले थे उनके आने से पहले जो है ये जो नकली पुलिस वाले बनकर आए और मुझे अपनी कस्टडी में लेकर चले गए। अच्छा। तो ये इस तरह से मतलब एस्केप हुआ। बट कैसे पॉसिबल है सर, ये बाहर से आपके कुछ दोस्त आए, उन्हें एंट्री कैसे मिली? नहीं, क्या है क्या है कि ये जो मतलब क्या है, मैंने जो वो सिस्टम था पूरा कोर्ट में पेश करने का, जो पूरा सिस्टम था उसको मैंने वॉच करके मैंने ये नोटिस किया कि भाई ये जो जब कोर्ट डेट्स पर हमें प्रिजनर्स को लेके जाते हैं पुलिस वाले, तो जेल वाले जो है कोई कागज़ वगैरह उनका चेक नहीं करते। फिर मैंने कुछ बंदों से बात करी, उनको इसके लिए एग्री किया, और उनका थोड़ा जो कॉन्फिडेंस था वो काफ़ी लो था, तो उसको थोड़ा सा बूस्टअप किया। तो जब वो तैयार हो गए तो फिर वो लोग आए, और क्योंकि कोई कागज़ वो नहीं देखते थे जेल ऑफिशियल्स उस समय, तो फिर उसका हमें लाभ मिल गया और फिर वो बाहर चले गए। हाँ, इसमें क्या है कि देखो जेल एस्केपिंग तो इससे पहले भी हुई हैं, मतलब इंडिया की अलग अलग जेलों में भी हुई हैं और यहाँ पर भी हुई हैं। बट क्या है कि ये देखने में तो बिल्कुल जो फिल्मी स्टाइल है उस तरीके से हुआ। हाँ। बट सर अफगानिस्तान कैसे पहुंच गए? पासपोर्ट वगैरह कैसे बना आपका फिर?
हाँ, क्या हुआ कि जब मैं इस जेल से निकल गया हाँ तो मेरा तो 1 पॉइंट प्रोग्राम था भाई, अफ़गानिस्तान जाना जी है। जी तो इसके लिए सबसे पहली तो ज़रूरत पासपोर्ट की थी। तो फिर जब मैं निकल गया, निकलने के बाद जो है सबसे पहले मैंने जैसे अलग अलग जगह पर मैंने ट्राई किया, आपको बताऊं, बट कामयाबी मिली झारखंड में। तो फिर एक एजेंट को मैंने अप्रोच किया, उसने कहा कि भाई ठीक है चलो मैं बनवा के दे दूंगा, इतने पैसे लगेंगे। तो फिर उसने मेरे को पासपोर्ट बनवा के दिया संजय गुप्ता के नाम से। और उस पासपोर्ट पे सबसे पहले मैं गया बांग्लादेश, क्योंकि सबसे पहली प्रायोरिटी थी मेरी कि मैं अपने आप को पहले सेव कर लूँ। सेव कर लूँ। तो मैं वहाँ पहुँचा, बांग्लादेश चला गया। जी बांग्लादेश पहुँचने के बाद जो है जब मैंने अपना एक मतलब अपने आप को प्रोटेक्ट कर लिया, फिर मैंने अपनी जो अगली प्लानिंग थी अफ़गानिस्तान जाने के लिए उसको मैंने मतलब तैयारी उसकी शुरू की। तो इसके लिए मैं सबसे पहले गया अफ़गानिस्तान एम्बेसी में जो बांग्लादेश में थी। मैं वहाँ पे गया तो मैंने वहाँ पे जो पेपर वर्क था उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट था वो सब पता किया। तो उन्होंने इतना ज़्यादा पेपर वर्क बता दिया ना कि वो पॉसिबल नहीं था, उसके लिए बहुत टाइम लग रहा था मतलब। तो फिर वो ड्रॉप कर दिया मैंने। फिर मुझे तब ये पता चल गया वहाँ पे अफ़गानिस्तान एम्बेसी में जाकर कि भाई काबुल अगर किसी को जाना है, मतलब अफ़गानिस्तान में एंट्री करनी है, तो आपके पास सिर्फ पूरे वर्ल्ड में सिर्फ 3 ही ऑप्शन है। या तो आप इंडिया से फ़्लाइट लेंगे, या फिर आप इस्लामाबाद से फ़्लाइट लेंगे, या फिर आप दुबई से फ़्लाइट लेंगे। तो अब 3 ही जगहों से जहाज़ जाते थे। अब दिल्ली से मैं जा नहीं सकता था, तो मेरे पास दूसरा ऑप्शन था दुबई या फिर इस्लामाबाद। तो फिर इसके लिए मैं सबसे पहले पाकिस्तान एम्बेसी में गया। वहाँ पे पाकिस्तान एम्बेसी में जाकर मैंने उनसे बातचीत करी। तो अब उनको शक हो गया कि भाई ये बंदा संजय गुप्ता इसका नाम है, मतलब कि हिंदू रिलीजन का पर्सन है और इस्लामाबाद और अफ़गानिस्तान जाने की बात कर रहा है। उन्होंने कहा कि भाई हमने ये रूल बनाया हुआ है कि भाई हम जिस देश का नागरिक है उसी देश में जो हमारी एम्बेसी है वहाँ से हम उसको वीज़ा देंगे। तो आप इंडियन हो तो आप दिल्ली से जाके वीज़ा लो इस्लामाबाद जाने के लिए। तो मैंने उनको कहा कि भाई मैं दिल्ली से नहीं लेना चाहता और मुझे आप ढाका से ही दे दीजिए। तो फिर उनको और शक हो गया। तो खैर उन्होंने कहा कि चलो, उन्होंने मेरे जो पासपोर्ट था उसकी ज़ेरॉक्स वगैरह करा ली। उन्होंने कहा कि चलिए आपका स्पेशल केस बना के हम भेजेंगे, तो आप 15 दिन के बाद हमसे संपर्क कर लीजिए। और उन्होंने मेरे को मोबाइल नंबर भी एक्सचेंज कर लिया। तो मैं बांग्लादेश से वापस आया, और वापस आया मैं, ये मुंबई में काउंसलेट थी इसकी। तो मैं मुंबई उनके काउंसलेट में गया, तो वहाँ पर भी मैंने अप्लाई कर दिया। तो बड़ा मज़ेदार बल्कि किस्सा है, जब मैं वहाँ गया तो अब वहाँ पे मैंने देखा बिल्कुल खाली, कोई भी वीज़ा के लिए पूरे दिन में कोई आता ही नहीं था। अच्छा अब अफ़गानिस्तान कौन जाए उस समय, वो भी जिस समय तालिबान की और नाटो फोर्सेस की आपस में लड़ाई हो रही थी, तो पूरा खाली रहता था हर समय। अब मैं अकेला व्यक्ति वहाँ पे वीज़ा के लिए अप्लाई करने के लिए वेट कर रहा हूँ। तो वो बाहर 2-3 लोग खड़े हुए थे, मतलब जो कि किसी ऑफिशियल्स के ही शायद रिलेटिव थे या परिचित लोग थे, अफ़गानी लोग थे लेकिन रहते इंडिया में थे। तो वो लोग बातचीत करने लगे, वो कहने लगे कि भाई किस लिए जाना है, क्या है ना। तो अब मेरे माइंड स्ट्राइक किया, यार ये क्वेश्चन तो जो है जब मेरी काउंसलिंग होएगी तो ये क्वेश्चन तो सबसे प्रायोरिटी पे पूछेंगे वो, भाई किस लिए जाना है। अब इसका जवाब क्या लिखें उसमें, क्योंकि उन्होंने क्या किया कि जो ऑफिस था वहाँ पे उन्होंने मेरे को एक फॉर्म दे दिया, इसको भर दो। अब वो उस फॉर्म में ये क्वेश्चन था कि कितने दिन के लिए जाना चाहते हो और किस लिए जाना चाहते हो। तो अब इसको मैंने दूसरे वे में लिया, मैंने वो फॉर्म जो है वो खाली छोड़ दिया और पासपोर्ट उन्होंने मेरा जमा कर लिया था सुबह के टाइम पे। और उन्होंने कहा था कि आफ्टर लंच जो है आपसे वीज़ा जो ऑफिसर थे वहाँ पे काउंसलिंग के लिए वो आपका इंटरव्यू लेंगे। तो जब मैं आफ्टर लंच आया वहाँ पे तो मैंने कहा यार क्या जवाब दूंगा, क्या जवाब दूंगा। तो मैंने उनको जाके कहा भाई आप मेरा पासपोर्ट वापस कर दो, मुझे नहीं जाना अफ़गानिस्तान। तो कहने लगे क्यों।
तो उन्होंने कहा ठीक है, जो भी बात है ना आप सर से बताओ। किसी को शक नहीं हुआ तो भी? नहीं, किस बात का शक होगा? अरे सर, आप कह रहे हैं खाली कोई नहीं वहां जाने के लिए। हाँ हाँ, मैं बता रहा हूँ ना क्या हुआ कि वो बगल के रूम में मुझे ले गई मैडम। हाँ। तो वो उन्होंने कहा कि भाई ये जो है इन्होंने सुबह पासपोर्ट डिपॉजिट किया था और अब ये कह रहे हैं वापस दो, तो मुझे नहीं जाना। तो वो जो सर थे तो वो बोले कि क्या हुआ, वापस क्यों मांग रहे हो? तो मतलब जो क्वेश्चन का मुझे आंसर नहीं मिल रहा था या जिसके लिए मैं परेशान हो रहा था, मैंने उनको कहा कि सर आपका तो देश जो है बड़ा ख़तरनाक है, कौन वहाँ पे मरने के लिए जाएगा? ऐसा जो है बाहर लोग बात कर रहे थे, 2-3 लोग थे सुबह, तो उन्होंने मेरे से कहा कि बड़ा बेवकूफ़ आदमी है, बताओ वहाँ मरने के लिए जा रहा है। तो वो इस बात से जो है काफ़ी नाराज़ हो गए कि भाई ऐसा मेरे देश के लिए क्यों कह रहे हो कि वो ख़राब देश है, ख़तरनाक है। उन्होंने कहा नहीं, मेरा देश बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है और तुम्हें वहाँ पे ज़रूर जाना चाहिए और देखना चाहिए। तो अब क्या है कि उसके मेरे को मतलब उल्टा वो मेरे ऊपर ही मतलब बेनिफिट हो गया आपको। हाँ, मतलब उल्टा वो मुझ पर ही वो हो गए कि नहीं जाना चाहिए, है ना। पहले तो मुझे ये लग रहा था कि भाई ये देंगे भी या नहीं देंगे और मैं इनको क्या कहूँगा कि भाई क्यों जाना है, लेकिन वो मेरा रास्ता ईश्वर ने आसान कर दिया। वो उल्टा मेरे पीछे पड़ गए, नहीं तुम्हें जाना है, देखो और फिर देख के आना और फिर बताना कि हमारा देश कितना सुंदर है। ये है, फ़ोन नंबर दिया उन्होंने कि आप इस पर फ़ोन कर लेना और तब हम आपको बता देंगे आपका वीज़ा कितने दिन का आया है, तो ये आया है या नहीं आया है ना। तो मैंने कहा ठीक है सर। तो फिर मैं वापस बांग्लादेश चला गया। मैंने कहा इधर रहूँगा 15 दिन, कहीं ऐसा ना हो कि भाई पुलिस जो है वो पकड़ ले, क्योंकि पुलिस जो है पूरी हरकत में थी, पूरे पकड़ने के लिए पूरे हाथ पैर चला रही थी। बांग्लादेश वापस पहुंचा, मैंने अपना मोबाइल ऑन किया, वहाँ पे जो बांग्लादेशी नंबर था तो तुरंत जो है उनके फ़ोन आने लगे पाकिस्तान एम्बेसी के, वो जो बंदे थे जिनसे मिल के आया था। अब वो बार बार फ़ोन करें, मैंने रिसीव किया। वो कहने लगे कि अरे भाई संजय जी, इतने दिन से हम आपको कॉल कर रहे हैं और आओ यहाँ पे, हमारे पास आओ और हम लोग आपके वीज़ा के लिए हमने वहाँ भेजा था, तो वो हो जाएगा और फिर हम मिल के बात भी करते हैं। तो मैंने कहा ठीक है सर, मैं आता हूँ 4 दिन बाद, 3 दिन बाद। तो ऐसे ही मैं इधर वेट कर रहा था कि भाई इधर वीज़ा मेरा होगा कि नहीं होगा। तो मैंने उनको 10-15 दिन और ऐसे ही टाल मटोल कर दिया। हाँ, इधर फिर मैंने फ़ोन किया तो मुझे पता चल गया भाई मेरा वीज़ा हो गया है। तो अब इनको मुझे जवाब देना था। मैंने इनको कहा कि भाई मुझे ज़रूरत नहीं है और मैं तो अब मेरा प्लान जो है वो कैंसिल हो गया, मैं नहीं जाना चाहता। और मैंने उनको ये कहा था कि मैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करता हूँ बांग्लादेश में। तो कहने लगे कि अरे भाई आओ बैठो, हम आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट में मदद करेंगे। और मैंने कहा जी ठीक है, चलो आऊँगा, है ना। तो फिर फ़ोन रख दिया, बात बंद हो गई। फिर मैं इंडिया आया, अपना पासपोर्ट कलेक्ट किया और वापस बांग्लादेश पहुंचा। वीज़ा तो मुझे मिल गया पासपोर्ट पे, अब वही पे खड़ा था मैं। वीज़ा तो मिल गया लेकिन जाना कहाँ से है भाई? जाना तो पड़ेगा दिल्ली से या इस्लामाबाद से या फिर जो है दुबई से। अब जैसे वापस पहुंचा तो फिर जब मोबाइल ऑन किया फिर उनके फ़ोन आ गए। तो वो कहने लगे कि अरे भाई इतने दिन, मैंने तब उनको ये कहा था कि ठीक है मैं आऊँगा। तो कहने लगे कि अरे भाई तुम मिलते नहीं हो, आते नहीं हो। तो मैंने कहा सर बस मैं थोड़ा सा बिजी हो गया था। पर इतना क्यों? हाँ मैं बता रहा हूँ। तो फिर उन्होंने कहा, डाउट हो गया था। हाँ डाउट नहीं, उनको पता ही चल गया था। अच्छा। वो कहने लगे कि आ जाओ। तो कहने लगे कि अरे भाई संजय गुप्ता कहें कि शेर सिंह राणा कहें, आ जाओ। तो मैंने कहा मतलब? कहने लगे कि अरे भाई शेर सिंह वहीं पहुंच जाओगे जहां से निकले थे, है ना, तिहाड़ में ही पहुंच जाओगे और आओ, तुम्हारे फ़ायदे की बात है। तो मैंने कहा जी आप लोग तो बम फुड़वाते हो, आपसे तो कोई मिल के कोई लाभ नहीं है। तो कहने लगे नहीं, हम सभी से बम नहीं फुड़वाते और आपके बहुत लोग जो है हमारे यहाँ रहते हैं, लाहौर में, इस्लामाबाद में, कराची में, बेवजह अपना जीवन तिहाड़ में बिताओगे तो हमारे पास रहना वहाँ पे
और हम तो अपने मेहमानों का बहुत ध्यान रखते हैं। जी तो फिर क्या है कि थोड़ी हॉट टॉक हो गई। मतलब मैंने कहा नहीं भाई आप तो ऐसे वैसे जो भी मतलब। जी तो फिर उसके बाद मैंने अपना मोबाइल जो है वो तोड़ ही दिया। मैंने कहा इनके पास ये नंबर भी है, अब ये भाई वो तो एजेंसी है, उनके पास तो बहुत साधन है और हम रहे साधारण व्यक्ति। जी। तो मैंने वो मतलब मोबाइल और सिम वो बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दिया। गए हाँ, कहाँ से आप फिर फिर मैं अफगानिस्तान? दुबई से गया। अच्छा। फिर मैंने सोचा भाई ये रास्ता भी बंद हो गया अब तो। फिर मैंने किसी के थ्रू जो है इंतज़ाम किया। एक काम एयरलाइंस जाती थी दुबई से ना, तो मैं गया एमिरेट्स वालों के यहाँ ढाका से दुबई का टिकट लेने के लिए। तो उन्होंने कहा कि हम आपको बिना वीज़ा के भी टिकट दे देंगे, बट आप वहाँ से कनेक्टिंग फ़्लाइट का कोई टिकट हमें ला के दिखा दो कि भाई आप दुबई में रुकोगे नहीं, वहाँ से दुबई से अगले देश में जाने वाला। ट्रैवल करोगे। जी तो फिर मैंने कोरियर के थ्रू वो काम एयरलाइंस का मेरी जो अफ़गानिस्तान जाती थी दुबई से फ़्लाइट, तो उसके टिकट जब मुझे मिल गए तो फिर मैंने वो उसको दिखा के जो है ढाका से दुबई का टिकट भी ले लिया। और फिर मैं ढाका से पहले दुबई गया, फिर दुबई से काबुल गया। पर सर आपने फिर ये कंफर्म कैसे किया, आपको अस्थियां कैसे मिली? अब आपने कंफर्म काबुल, कैसे किया कि ये हाँ पृथ्वीराज जी, चौहान जी की ही अस्थियां हैं? देखिए जब काबुल पहुंच गया तो काबुल पहुंचने के बाद जो मेरे पास फर्स्ट इंफॉर्मेशन थी, जी जो कि हमारे देश की मीडिया हमें बताया करती थी, वो ये था कि भाई इनकी जो हमारे पृथ्वीराज चौहान जी हैं सम्राट, उनकी समाधि जो है वो कंधार के पास है और ये था भाई एयरपोर्ट के पास है। तो मैं जब काबुल पहुंचा तो फिर मैंने अगले दिन ही मैं कंधार चला गया वहाँ से। तो कंधार पहुंचा तो वहाँ पर काबुल में क्या हुआ कि मतलब मेरा एक परिचय हो गया जी किसी जी व्यक्ति से। जी ये भी ईश्वरीय इच्छा थी। तो उस बंदे ने मुझे एक व्यक्ति दिया कंधार में, तो मैं कंधार जाके उससे मिला। पहले तो वो सीधे मुंह बात ना करे, उसने सोचा कि मैं किसी देश का जासूस हूँ। तो मैंने उसको फिर थोड़ा कॉन्फिडेंस में लिया। मैंने कहा भाई मैं जासूस नहीं हूँ, अगर भारत का या CIA का जासूस होता तो तेरे पास थोड़ी ना आता, जो उनके यहाँ पे जी बंदे होते उनसे मिलता। और मैंने कहा मैं तो भाई एक साधारण सा एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाने वाला व्यक्ति हूँ। अच्छा तो मैं डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाना चाहता हूँ गौरी डायनेस्टी और इसके फैमिली के ऊपर। तो और मैंने कहा कि जो गौरी डायनेस्टी का जो मोहम्मद गौरी हैं, वो जो भारत के एक सम्राट थे उनको बंदी बना के यहाँ पे लाए थे, तो उससे रिगार्डिंग मैं एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाऊंगा। तो उसने कहा चलो ठीक है। तो फिर उसने मुझे कंधार और जो उसके आसपास के एरियाज़ थे वो उसने मेरे को घुमाया। बताया जी हाँ, हम लोग गए तो मिला नहीं, बहुत ढूंढा पूरे कंधार में, बट जो चीज़ मतलब हम ढूंढ रहे थे, अस्थियां। हाँ मतलब गौरी की कब्र वहाँ थी ही नहीं, ना पृथ्वीराज जी की थी। फिर फिर मैं वापस काबुल आ गया। फिर काबुल से मैं गजनी गया, तो गजनी में मैंने थोड़ा पूछताछ करी। तो क्या हुआ, गजनी में मुझे जो ये शॉप्स नहीं होती जहाँ पे पुराना सामान मिलता है ना, मतलब ठीक है, एंटीक। हाँ एंटीक सामान जहाँ मिलता है। तो क्या हुआ, मेरे को ऐसे ही वो पूरी मार्केट थी एंटीक शॉप्स की जी काबुल के अंदर। तो मैं एक शॉप पे गया, तो मैंने कहा कि भाई मुझे जो है वो गौरी डायनेस्टी के काल के, गौरी काल के कुछ सामान है तो वो दो। तो उसने कहा कि भाई इतना पुराना तो हमारे पास एंटीक सामान नहीं है, ये पॉसिबल है गजनी में। तो उसने मेरे को अपने एक रिलेटिव की दुकान थी वहाँ पे, उससे मेरी बात करा दी। तो मैं गजनी चला गया उस मार्फत। तो मैंने उससे बात करी फिर। तो मैंने कहा कि भाई उसने मेरे को महमूद गजनवी, अगर आपने नाम जी सुना हो, जी जो सोमनाथ टेम्पल को जिसने लूटा था, डिस्ट्रॉय किया था। हाँ डिस्ट्रॉय किया था, तो वो उसकी कब्र पे ले गए। तो उसकी कब्र पे मैं गया तो मैंने देखा यार ये तो वो नहीं है, हम तो महमूद गजनवी को थोड़ी ना ढूंढ रहे, हम तो मोहम्मद गौरी को ढूंढ रहे हैं। तो फिर खैर उसने मेरे को महमूद गजनवी के कब्र मतलब जो जी मुसल्लम था वहाँ पे गए हम लोग, वीडियो वगैरह मैंने बनाई। तो उसने मेरे से कहा कि भाई
मुझे तो जानकारी नहीं है कि मोहम्मद गौरी की जो कब्र है वो कहाँ पे है, बट मेरे एक रिलेटिव हैं, उनको पता हो सकता है, वो पढ़े लिखे हैं। वहाँ पे क्या है, 99.9% लोग तो मतलब अनएजुकेटेड भी हैं, जी। प्लस उनको जहाँ पे वो पैदा हुए हैं सिर्फ वहीं तक की उनको जानकारी है। 100 किलोमीटर्स के दूरी पे क्या है, 90% लोगों को पता ही नहीं है, क्योंकि वहाँ पे कबीला सिस्टम है। जी। जिस कबीले में आपने जन्म लिया बस वहीं तक आप सीमित हैं। तो उसने कहा कि जब वो आएंगे तो मैं आपको बताऊंगा। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, लेकिन इतनी उसको नॉलेज थी, उसने कहा बट ये जो डायनेस्टी की जो जड़ें हैं वो हिरात में है। तो हिरात जो है एक्चुअली वो बिल्कुल ईरान बॉर्डर पे है। जी, फिर आप हिरात तो गए। फिर मैं हिरात गया। तो हिरात से जो है मुझे, हिरात से मैंने ढूंढा पहले तो पता चला कि जो मोहम्मद गौरी हैं इनका एक्चुअल नाम जो है वो शहाबुद्दीन गौरी है, और इनके एक रियल जो ब्रदर थे, बड़े भाई, उनका नाम था मोहम्मद गयासुद्दीन गौरी, जो कि गौरी डायनेस्टी के सुल्तान थे। और ये जो मोहम्मद गौरी जो बोलते हैं ये उनके सगे छोटे भाई थे, लेकिन सुल्तान नहीं थे, ये कमांडर थे। तो जब वहाँ गया तो वो एक बहुत बड़ी मस्जिद थी वहाँ पे, उस मस्जिद के अंदर इस फैमिली मेंबर्स के, इनके फैमिली मेंबर्स के जो है कब्र बनी हुई थी। तो वहाँ पर एक ऑफिस था इंफॉर्मेशन एंड कल्चरल डिपार्टमेंट का। तो मैंने उनको अप्रोच किया, तो उन्होंने मुझे बताया कि भाई गजनी के पास एक जगह है देयक, वहाँ पे जो है ये शहाबुद्दीन गौरी की, और जो आप उसके बारे में तो खैर उन्होंने नहीं बताया, बट शहाबुद्दीन गौरी की कब्र वहाँ पे है। फिर मैं वापस गजनी आया। तो क्या है कि ये जो ढूंढने का जो सिलसिला था ना, ये सबसे खतरनाक था, क्योंकि भाषा की प्रॉब्लम, भाई लैंग्वेज प्रॉब्लम। और ये क्या है कि यहाँ पर उस समय अगर आपको याद हो, उस दौरान जो विदेशी लोग थे उनका तालिबानी लोग किडनैप कर लेते थे, और फिर किडनैप करके जो है उस देश की सरकार से मतलब रैंसम मांगते थे, या फिर अपने जो साथी पकड़े गए जेल में होते थे उनको छुड़ाने के लिए डिमांड करते थे। उसी दौरान जो ये BRO है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, इसके भी इंजीनियर जो है तालिबानियों ने तब किडनैप कर लिए थे। ये कंधार से जो हेरात वाली जो रोड है, ये करीब जो है मेरे ख्याल में 700-800 किलोमीटर की है। तो ये जो 800 किलोमीटर है, 700-800 किलोमीटर, इसको आधा तो बनाया है इंडियन गवर्नमेंट ने और आधी बनाई है जापान ने। तो वहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से ये लोग थे वहाँ पे, तो कभी भी बम विस्फोट हो जाता था। वो पूरी रोड बड़ी खतरनाक थी। हाँ, तो ये अब इस रोड पे मुझे बहुत ज़्यादा घूमना पड़ता था बार बार। हाँ, तो अकेले आप ये, हाँ बस मैं अब दूसरा कहाँ से लाता वहाँ अकेले ही घूमना पड़ता था। तो कई बार वहाँ पे बहुत झंझट हुए, बहुत मुसीबतें झेली, लेकिन क्या है कि जब ईश्वर की इच्छा होती है, और फिर मन में बस क्या है कि कई लोग मुझसे क्वेश्चन करते हैं कि भाई आप कैसे वहाँ पर घूम लेते थे या कैसे आपने किया। तो बस मैं, जो मेरे मन की बात है वो ये है कि मैं अपने आप को ना डेड बॉडी समझता था। मैं सोचता था तू जिंदा ही नहीं है, कहीं भी चला जाता था, और बस सोचता था कि या तो तू वापस आएगा, नहीं आएगा। तो बस रोज वापस आ जाता था जहाँ पे रुकता था। तो ऐसे ही पूरा 3 महीने मेरे वहाँ बीते। तो करीब 1.5 महीना हो गया था तब तक ना, 1.5 पौने 2 महीना हो गया था ढूंढते ढूंढते ही। तो फिर मैं वापस गजनी आया, और फिर गजनी से देयक गया, और फिर मैंने रिकॉर्डिंग भी करी उसकी, और वो आप YouTube पर देख भी सकते हैं, शेर सिंह राणा अफगानिस्तान वीडियोस, है ना, ओरिजिनल वॉइस में। तो फर्स्ट डे मैं जब वहाँ पहुँचा, तो पहले तो वो वीडियो बनाने से उन्होंने मना कर दिया, बट फिर मैंने उनको बताया भाई मैं पाकिस्तान से आया हूँ, मेरी अम्मी की इच्छा है, उन्होंने मुझे यहाँ भेजा, तो मैं वीडियो और फोटोग्राफ्स उनको दिखाना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, ले लो। तो बल्कि जब मैं जा रहा था, तो जिसने मुझे बताया था ना, जिसके पास मैं गजनी में जो शॉप वाला था, तो उसी ने मेरे लिए टैक्सी अरेंज की थी। तो वो कहने लगा कि ऐसे कोई भी चीज़ मत रखिएगा जिससे कि
मतलब आपकी आइडेंटिटी पता चल जाए। हम्म, तो क्या हुआ कि तब मैं हनुमान चालीसा रखता था यहाँ पे पॉकेट में ना ऊपर। तो पासपोर्ट तो मैंने रख दिया अपने लगेज में ही, जहाँ मैं रुका हुआ था वहीं पर ही गजनी में। जी तो वो कहने लगा वहाँ पे किडनैप कर लेते हैं बंदों को, विदेशी बंदों को। जी तो अब हनुमान चालीसा लेकर, हनुमान चालीसा भी मैंने उसके कहने पे रख दिया। मतलब अब मैं थोड़ी दूर गया ना, 5-6 किलोमीटर 10 किलोमीटर, मतलब बैठते ही गाड़ी में मेरे को मन में ना एक वो होने लगा, यार तूने अपनी रक्षा करने के लिए इसके कहने पे उनको वहाँ रख दिया जो तेरे असली रक्षक हैं। तो जब असली रक्षक को ही तू साथ में नहीं ले जा रहा है, तो मेरे मन ने कहा ऐसा ठीक नहीं है। मैंने सोचा यार जो रक्षक हैं उन्हीं को तू छोड़ के आ गया, हनुमान चालीसा लगेज में ही रख के आ गया। तो फिर मैं वापस आया, वापस आके हनुमान चालीसा दोबारा से अपनी पॉकेट में रखी और फिर मैं गया वहाँ पे फर्स्ट टाइम। फिर जब मैंने अपनी आंखों से देख लिया और मैं संतुष्ट हो गया, कंफर्म हो गया कि हाँ भाई ये मोहम्मद गौरी की कब्र है, ये जो है पृथ्वीराज चौहान जी और चंद्रबरदाई जी की बाहर जो मिट्टी से, जो कच्ची मिट्टी से, मतलब मिट्टी की जो कब्र है वो उनकी है, और अंदर जो पत्थर की है वो शाहबुद्दीन मोहम्मद गौरी की है। फिर मैंने ये प्लानिंग करनी शुरू करी, भाई अभी हम इसकी खुदाई करके कैसे अपना जो हम जिस काम के लिए आए हैं वो कैसे करें। तो उसके लिए मैंने अलग अलग प्लानिंग्स बनाई, तो वो फेल हो गई। जैसे मैंने पहले ये कोशिश करी कि भाई मैं एक बंदे को ले गया अपने साथ ठेकेदार बना के। तो मैंने गांव के जो बड़े थे, लोग थे, उनसे कहा कि मेरी अम्मी ने ख्वाब देखा था तो इसलिए मैं आया था, और मैंने जो फ़ोटो वीडियो यहाँ से ले गया था उनको दिखाया। तो वो उन्होंने कहा कि भाई ये इतने बड़े वो रहे हैं तो इनकी तो देखभाल ठीक से नहीं हो रही, तो मैं इसकी रेनोवेशन कराना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि कितने मतलब अफ़गानी खर्च करोगे। तो मैंने कहा 5 लाख अफ़गानी लगा दूंगा मैं। तो कहने लगे ठीक है, हमारे गांव के लड़के काम करेंगे रेनोवेशन के लिए और कोई दिक्कत नहीं है, कर लो। तो मैंने अपने मन में सोचा कि चलो इनके गांव के लड़के अगर काम करेंगे तो बाद में कुछ कमियां इसमें निकाल के और मैं अपने बंदों से काम पे लगा दूंगा और फिर रेनोवेशन के बहाने से पूरा खुदवा दूंगा और ले चलूंगा बस। अब हाँ, तो अब क्या हुआ कि 2 दिन तो वो हुआ, बट उन्होंने फिर बीच में काम रुकवा दिया। तो जिसको मैं ठेकेदार बना के ले गया था वो दिन में आया मेरे पास वापस गजनी। तो मैंने देखा मेरे, तभी एकदम जो है ना, मैंने कहा कुछ गड़बड़ होगी उसकी शक्ल देख के, क्योंकि वो शाम को आता था पूरा काम निपटवा के। उसने मुझे बताया कि भाई वो काम उन्होंने रुकवा दिया। जो गांव में 2 पार्टियां थी, मतलब आपस में उनके थोड़ी सी लड़ाई थी आपस में। तो एक पार्टी जिसने हमें अलाउड किया था, तो उसकी जो अपोजिट पार्टी थी उसने वो काम रुकवा दिया। तो कहने लगा कि आपको चलना पड़ेगा अगर आप चाहते हो कि काम कल हो। तो मैंने कहा चलो, तो हम उसी समय मैं उसके साथ चल दिया। अब जब हम वहाँ पे पहुँचे तो जाते ही उन्होंने हमें पकड़ लिया। अब पकड़ लिया और पकड़ने के बाद जो है कहने लगे कि ये जो है जासूस है मेरे लिए और इससे पूछताछ करनी है। इतने में मतलब वो मुझे मस्जिद के अंदर ले जा रहे थे, लेकिन इतने में ही क्या हुआ कि अंदर से जिन्होंने अलाउड किया था हमें, हाजी साहब ने, वो आ गए। तो कहने लगे कि छोड़ो अभी नमाज का टाइम तो ख़त्म हो गया है और घर चलते हैं, वहाँ बात करते हैं। तो वो मुझे अपने घर पे लेकर चल दिए और वो सारे लोग भी हमारे पीछे पीछे चलने लगे। तो जब वहाँ पहुँच गए तो वो आपस में वहाँ पे लड़ाई होने लगी उनकी। वो कहने लगे कि हमें इससे पूछताछ करनी है और वो शायद मना कर रहे थे। तो उन्होंने हमें एक हॉल के अंदर जो है बैठा रखा था। तो मैंने उससे पूछा, जो मेरे साथ था वो, मैंने उससे पूछा भाई क्या बात हो गई, ये जो है लड़ाई में मतलब क्या हो रही है इतनी देर से, बहुत चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी। तो वो कहने लगे कि भाई कोई भी अगर ऐसी चीज़ है ना जिससे पता चलता हो कि तू इंडियन है तो वो बाहर खिड़की से फेंक दे, क्योंकि ये पूछताछ करने के लिए बोल रहे हैं और अभी पूछताछ करेंगे शायद ये। तो अब मेरी जेब में हनुमान चालीसा थी। अब मैंने सोचा यार, वो कहने लगा कि इसको फेंक दे। मैंने कहा देख भाई यही है बचाने वाले हनुमान जी, इनको कैसे फेंक सकता हूँ।
तो खैर थोड़ी देर में वो लोग अंदर आ गए सब लोग, और वो फिर पूछताछ करने लगे मुझसे, भाई कहाँ से आए हो? तो मैंने कहा पाकिस्तान से आया हूँ। तो कह रहे पाकिस्तान में कहाँ से? मैंने कहा कि लाहौर से। तो कह रहे लाहौर में कहाँ से? तो अब मुझे तो पता नहीं था कुछ लाहौर के बारे में, मैं तो गया नहीं था आज तक। भगवान जब रक्षा करता है तो जवाब भी सुझाव देता है। तो मेरे दिमाग में आया कि भाई पुराना शहर है लाहौर, तो हर पुराने शहर में नॉर्थ इंडिया के जितने भी पुराने शहर हैं वहाँ पे हमेशा आपको सर्राफा बाज़ार मिलेगा, जैसे दिल्ली में भी सर्राफा बाज़ार इंदौर है। में भी है। हाँ, तो मैंने कहा कि सर्राफा बाज़ार के पास है मेरा घर। तो कहने लगे कि किले के पास? उन्होंने खुद ही बोला किले के पास। तो मैंने कहा हाँ वहीं है। तो शायद किले के पास ही होगा सर्राफा बाज़ार। इतने में उनमें से एक उठा और कहने लगा कि चलो बॉडी सर्च करनी है। तो बॉडी सर्च के लिए मैंने कहा अब तो गया तू। अब वो तो बॉडी सर्च करता तो हनुमान चालीसा ऊपर ही रखी थी, लेकिन वो जो हाजी साहब थे उन्होंने रोक दिया। उन्होंने कहा देखो भाई ये हमारे घर में है तो बॉडी सर्च नहीं करने देंगे, तुमने कहा पूछताछ करनी है तो मैंने अलाउड कर दिया। तो खैर फिर से लड़ाई हो गई उनकी आपस में, तो वो चले गए वहाँ से। 15-20 लोग थे। बात ये हुई आखिरी में कि भाई इसको वली के पास ले जाना है और फिर वो जो फैसला करें। वली मतलब कि जैसे हमारे यहाँ डीसी होता है जी। डिप्टी कलेक्टर। तो अगले दिन मुझे वहाँ ले गए, उसने पूछताछ करी, फिर उसने पासपोर्ट और ये सब के बारे में पूछा। खैर मैंने उसको भी जो भी जवाब दिए। फिर उसने कहा कि चलो जाओ और अगर इसको कराना है रेनोवेशन तो पैसे हमारे पास जमा करो, हम सरकारी रूप में इसको कर देंगे। अच्छा। तो मैं वहाँ से आ गया। तो अब ये प्लानिंग फेल हो गई मेरी। अच्छा, उसने फिर उस दिन तो मुझे छोड़ दिया, बट अगले दिन सभी लोगों को ये बता दिया भाई ये जासूस है और इसको अगली बार आए तो इसको पकड़ लेना है, नहीं जाने देना। तो ये जब मैं एक वहीं के दूसरे प्लानिंग के लिए एक बंदे से मिला तो उसने मुझे ये बात बताई कि भाई अब आप इस एरिया में कभी मत आना, आपके लिए ऐसा ऐसा कहा गया है कि आपको पकड़ लेना है, लेकिन हम आपको इसलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि अगर हम आपको पकड़ के ले जाएंगे वहाँ पे तो फिर जो हमारे अपोजिट लोग हैं वो कहेंगे कि भाई हम तो पहले ही कह रहे थे, तुमने ही अलाउड किया था इसको, तो इसलिए अब मत आना कभी। तो मैंने कहा कि चलो, फिर भी मैं बाज नहीं आया क्योंकि मुझे तो करना था अपना काम। फिर मैंने एक तीसरा रास्ता अपनाया कि भाई चलो अब मैं जो हूँ ना गांव के एक बंदे को सेट करता हूँ। उसने मुझे फिर पकड़वा दिया गजनी के अंदर। उस दिन तो पूरे ये जो 3 महीने का ड्यूरेशन में वहाँ रहा, इसमें सबसे खतरनाक दिन और मतलब मेरे लिए सबसे ख़राब दिन था वो। तो उन्होंने मुझे पकड़ लिया। पकड़ने के बाद जो है वो करीब 10-15 लोग थे, तो वो मुझे गांव में ले जा रहे थे पूछताछ करने के लिए कि भाई इसको गांव में ले चलते हैं और वहीं से पूछताछ करेंगे। लेकिन क्या हुआ कि एक चौराहा सा था वहाँ पे ना, उस चौराहे पे वो लोग मुझे पकड़ के, उससे पहले हमारी वहाँ पे फाइटिंग भी हो चुकी थी आपस में। मतलब उन्होंने मेरे को झड़प नहीं, पूरी फाइटिंग। भाई जब क्या हुआ कि उन्होंने मेरे को पकड़ लिया ना, तो अब ऐसे तो मैं कोशिश तो करूंगा ही ना अपनी कि भाई ना पकड़ा जाऊं, भाग जाऊं। तो फिर थोड़ा उन्होंने मेरी कुटाई भी कर दी है कह लीजिए। मैंने भी थोड़ा उनके मार दिया है ना। मैं तो अकेला था तो कितना मार सकता था, बट मेरे थोड़ा चोट वगैरह भी लग गई तो उन्होंने मुझे पकड़ के रखा हुआ था। इतने में क्या हुआ कि नाटो जो फोर्सेस है उसकी जो मतलब जो वहाँ पे जो सर घूमते थे ना, जैसे उसके लिए नाटो फोर्सेस के जो टैंक थे, ठीक है, वो जैसे पुलिस वाले घूमते हैं ना सायरन बजाते हुए, तो ऐसे ही वहाँ पे पुलिस तो नहीं घूमती, तो नाटो फोर्सेस के जो टैंक हैं वो घूमते हैं। अच्छा। तो वो सायरन बजाया उन्होंने, तो उन्होंने देखा दूर से 3-4 गाड़ियाँ आ रही हैं नाटो वालों की। तो वो मेरे से बोले ऐसा है कि कोई शोर मत करना, शांति से खड़े रहना। तब तक क्या उनके बंदे गाड़ियाँ लेने गए हुए थे टैक्सी स्टैंड से कि गाड़ियाँ लाते हैं और इसको लेके जाएंगे गांव। तो मैंने अपने मन में विचार किया कि भाई अगर अब तूने बचना है, बस तेरा ये चांस ईश्वर ने दिया है। तो जो नाटो वालों की गाड़ियाँ थी, जब वो नज़दीक आने लगे टैंक, तो मैंने अपने मन में सोचा कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा अगर मैंने अभी यहाँ पे इनसे धक्का दे के भागने की कोशिश करूंगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा कि भाई नाटो वाले पकड़ लेंगे, तो कम से कम मैं सरकारी उसमें तो आ जाऊंगा। ये तो अगर गांव ले गए
तो बस तेरी डेड बॉडी भी नहीं कभी मिलेगी। तो जैसे ही वो नज़दीक आए तो मैंने, जिसने मेरा हाथ पकड़ा हुआ था वो भी थोड़ा सा लूज कर दिया उसने, और दो दूसरे लोग थे वो भी थोड़ा दूर दूर हो गए। तो मैंने उसको धक्का दिया और धक्का दे के जो बस मैं भागा हूँ वहाँ से। हाँ, मैंने पीछे नहीं देखा, बस भागता ही रहा मैं। अच्छा। करीब 1-1.5 किलोमीटर, क्योंकि इतना वो थोड़ा थक गया फिर मैं। जी। तो भागता रहा काफ़ी दूर तक भागा। अच्छा, फिर बर्फ़ पड़ने लगी। अब वहाँ से मुझे काबुल, छोटा सा शहर है वो गजनी, मैंने कहा यहाँ तो ये दोबारा से ढूंढ लेंगे, दोबारा पकड़ लेंगे। तो अब वो डर के मारे मेरे शायद पीछे तो आए नहीं तब, क्योंकि अगर वो भी लोग भागते तो फिर उनको शक हो जाता। तो अब मैंने एक टैक्सी ली और मैंने कहा भाई मेरे को काबुल अड्डे पर लेकर जाओ। अब जब मैं काबुल अड्डे पर पहुंचा तो अब मुझे इस बात का डर कि यार वो वहाँ से टैक्सियाँ लेने आए हुए थे यहीं पर ही, क्योंकि काबुल अड्डे से ही वहाँ जाया जाता था उनके गांव में। तो अब मुझे इस बात का भी डर है कि मैं वहाँ रुक भी नहीं सकता और अड्डे पे दोबारा से मुझे पकड़ ना ले। तो अब वैसे तो बड़ी फ्रिक्वेंटली काबुल के लिए गाड़ियाँ मिलती थी, लेकिन क्या हुआ, बर्फ़ पड़ने लगी, बहुत तेज़ बर्फ़ पड़ने लगी। अब बर्फ़ पड़ने लगी तो गाड़ियाँ उतनी फ्रिक्वेंटली चल नहीं रही थी। तो क्या हुआ कि एक बड़ी गाड़ी थी, मतलब मिनी बस थी, तो मिनी बस वो जाने के लिए तैयार थी, तो उसमें पूरी भरी हुई थी वो। तो मैंने उससे खैर रिक्वेस्ट करी तो उसने मेरे को बैठा लिया, एक स्टूल पे बैठा दिया उसने मुझे, मतलब पूरी सीट भरी हुई थी और वो स्टूल पे जो है उसने मेरे को बीच में एक स्टूल रखा और उसमें बैठा दिया। हाँ, तो अब मैं भगवान से प्रार्थना करूँ जल्दी से चले गाड़ी, जिससे कि यहाँ से तो मेरा मुसीबत छूटे। अब ये बड़ी मुश्किल से इस मुसीबत से छुटकारा मिला, गाड़ी चल दी। अब क्या हुआ, मेरे को बहुत तेज जो है वॉशरूम जाने की जरूरत पड़ गई। अब गाड़ी स्टार्ट हो गई, अब वो तो दूर जानी थी और बर्फ पड़ रही है बाहर, मतलब अनकंट्रोलेबल हो गया। मैंने सोचा कि भाई शायद मेरे को गाड़ी के अंदर ही जो है हो जाएगा। तो मैंने हिम्मत करके, अब मुझे भाषा तो आती नहीं थी, जो कंडक्टर था मैंने हिम्मत करके बोल दिया भाई साहब गाड़ी रोक दो, टॉयलेट करना है मुझे। तो अब उसके समझ में नहीं आया। तो वहाँ पे उसी गाड़ी के अंदर दो जो बंदे थे उनको हिंदी आती थी, मतलब हिंदी कह लो उर्दू कह लो। तो उसने जब समझा नहीं तो उन्होंने कहा कि गाड़ी रोकने, अपनी भाषा में पश्तो में बताया कि गाड़ी रोकने के लिए बोल रहा है और इसको टॉयलेट जाना है। तो अब वो तो खाली जंगल, मतलब बर्फ चारों तरफ बर्फ, बस रोड थी उसने गाड़ी रोक दी। अब मैं गाड़ी से उतरा, अब मैंने पहना हुआ था वो, मतलब पैंट पहनी हुई थी और ऊपर हाँ पठानी, लेकिन वो वैसा था, मतलब टाइट था नीचे से ना। अब मैंने सोचा कि अब हमारे यहाँ तो खड़े हुए कर लेते हैं ना खड़े हो गए। अब मैंने सोचा अगर ये सब देख रहे होंगे भाई, इनको पता चल जाएगा ये नॉन मुस्लिम है, तो उसको वो अच्छा नहीं मानते उनके यहाँ। तो मैं अब नीचे बैठा, मतलब बड़े झंझटबाजी हुई। अब मैं वापस आया ना, तो वो मेरे सब पूरी बस में जितने भी लफंडर टाइप के लोग थे वो मेरे पीछे पड़ गए, कहाँ से आया है, यहाँ क्या कर रहा है ना। वो जो दो बंदे थे जिन्होंने उसको समझाया था, तो वो अफीमची भी थे, वहीं पे गाड़ी में बैठ के जो है अपना चरस पी रहे थे। तो वो कहने लगे हमारे साथ चलो, हम घुमाएगा तुम्हें। अब मैं सोच रहा हूँ यार जल्दी से गाड़ी काबुल पहुँचे। अब वो अफीमची मेरे पीछे पड़ गए, उनसे बड़ी मुश्किल से छुटकारा पाया। फिर बड़ी मुश्किल से रात को मैं करीब 10 बजे काबुल पहुँचा। अच्छा, काबुल जो है उस समय 6 बजे पूरा कंप्लीट शट डाउन हो जाता था, 6 बजे के बाद कुछ नहीं मिलता था। अब मैं वहाँ पे पहुँचा 10 बजे, कोई नहीं पूरे सड़कों पे और बर्फ़ का माहौल। अब मुझे रास्ता भी नहीं पता है कि जहाँ पे मुझे जाना है, जहाँ मैं रुका हुआ था, तो उसने तो अड्डे पे छोड़ दिया, अब वहाँ से जाऊँ कैसे। तो मतलब पूरा मेरा बस वो दिन जो पूरा दिन बहुत ही। आपको अस्थियां फिर भी कब मिली? फिर मैंने लास्ट जो लास्ट प्लानिंग जो मेरी सक्सेस हुई वो ये हुई कि मैं वहाँ पे एक दिन गया, पहले चोरी करने, अब सारी प्लानिंग फेल हो गई तो मैंने कहा अब तो रात को जाना पड़ेगा, चोरी करनी पड़ेगी। पहले जब गया तो उस दिन तो मैं अनसक्सेस हो गया, लेकिन फिर मैं जब उसके अगले दिन फिर गया तो हमने रात को जो है खुदाई करी और खुदाई करके जो चीज़ लानी वहाँ से पॉसिबल थी और जो ज़रूरी थी वो सारी चीज़ें लेकर, उनकी मिट्टी और जो दूसरे चीज़ें थी तो मैं वहाँ से लेकर
वापस आया और नेक्स्ट डे ही जो है मैं, बल्कि सेम डे ही, क्योंकि हमने रात को 9 बजे से खोदना शुरू किया, सुबह करीब 2-3 बजे तक हमने खुदाई करी और फिर सेम डे ही जो है मैं वापस फ्लाइट लेके वापस इंडिया आया। इंडिया आ गए। फिर आपको दूसरी बार अरेस्ट भी किया गया? फिर क्या हुआ कि जब मेरा ये मिशन जो कंप्लीट हो गया, क्योंकि मैं इसी के लिए एस्केप हुआ था, जी। तो फिर जब कंप्लीट हो गया तो फिर मैंने क्या है कि समझिए कि ये अरेस्टिंग कम सरेंडर है। मतलब मैंने खुद ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया कि भाई अब मुझे वापस जाना है, तो उसका एक रास्ता बनाना शुरू किया। तो पुलिस ने जो अरेस्ट किया, मतलब वो कोलकाता से फिर किया आपको और ले आए फिर दिल्ली, और फिर दिल्ली लाए तो फिर दोबारा से तिहाड़ जेल जाना पड़ा। फिर कैसा था सर, सबका जो आपके सेलमेट्स थे जो आपको टीज करते थे, चिढ़ाते थे, अरे तुम तो जाने वाले थे, जेल से जाने वाले थे, क्या हुआ? वो जो टीज करते थे वो दोबारा से मिले मुझे। हाँ। मैंने कहा देखो भाई, हम तो अफगानिस्तान हो भी आए, जी। आप कह रहे थे कि 800 साल में कोई नहीं गया, हाँ। तो हमारा तो देश में ऐसे बहुत भारतीय हैं जो कुछ भी कर सकते हैं, बस ये है कि ठान लें एक बार। तो हम लोग, बल्कि मैं तो ऐसी ऐसी जगह गया जहाँ पे वो खुद नहीं गए होंगे कभी। तो फिर क्या है कि थोड़ा नज़रिया भी देखिए लोगों बदलता का है। नजरिया बदल गया आपकी हाँ, तरफ? नज़रिया थोड़ा चेंज हो फ्रॉम द फर्स्ट डे, मतलब ये जो पुलिस ऑफिसर्स हैं ये उनका नज़रिया था। बदल गया। हाँ, तो देखो जब आप कोई अच्छा काम करते हैं और जो खुद अच्छा है, क्योंकि आपको खुद अच्छा होना भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप खुद अच्छे नहीं हो तो किसी भी काम में आप कमियां भी निकाल दोगे, जी। है ना। तो आपका अगर खुद अच्छा नज़रिया है देश के लिए, तो आप दूसरे के काम को भी इम्पोर्टेंस और वो महत्व देंगे। ऐसे ही फिर जिससे भी देखो वास्ता पड़ा, तो उन्होंने जो भी देशभक्त मेंटेलिटी के लोग हैं, तो उन्होंने उसको अच्छा ही कहा कि हाँ भाई, ये अच्छी इंटेंशन से गया और इसने कोई भी क्राइम भी नहीं किया और गलत काम कर सकता था। देखो मुझे तो मौका मिला था, 2.5 साल कम नहीं होते। जी। कोई और होता तो अंडरवर्ल्ड के अंदर जाता, 1-2 हज़ार करोड़ कमाता और विदेश में रहने की कोशिश करता। तो हमने तो ऐसा ना किया, ना हम ऐसा विचार रखते अब वो हैं। अस्थियां कहाँ हैं सर? वो जो सारा सामान था, जो मिट्टी थी उनकी, उसके मिट्टी का कुछ अंश तो मैंने खुद गंगा जी में प्रवाहित किया कोलकाता में। अच्छा। और जो बचा हुआ सामान और जो मिट्टी थी वो मैंने एक सामाजिक संगठन के सुपुर्द कर दिया था। तो उन्होंने जो है, जिला मैनपुरी पड़ता है उत्तर प्रदेश में, तो वहाँ पे जो है वो सारा सामान एक रख के और उसका एक चबूतरा बना दिया स्मारक के रूप। स्मारक बना दिया। जी। आपने फिर राजनीति ज्वाइन करी? फिर तो मैं जेल में चला गया। फिर जेल में जाने के बाद मैंने एक बुक लिखी, तिहाड़ से काबुल कंधार तक, और उस बुक को लिखने की जो प्रेरणा दी वो मुझे दी लिएंडर पेस सर ने। और वो जो बुक है वो फिर बेस्ट सेलर बनी, तिहाड़ से काबुल कंधार तक जेल डायरी। फिल्म भी बनने वाली है इस पर। तो हाँ, उसी बुक पर जी, आपकी किताब पर। जी 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 जी। और फिर आपकी राजनीति का सफर शुरू किया आपने? हाँ, फिर मैं जब 2016 में जब मैं जेल से रिलीज हुआ, जी, तो फिर उसके बाद मैंने एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनाई, राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी। तो अब उस ऑर्गेनाइजेशन के रास्ते से मेरी ये कोशिश है कि मैं देश के लिए कुछ अच्छा काम करूं। जी। और जो मेरी अभी एक इच्छा है, जो प्रबल इच्छा है, जिसके लिए मैं पिछले 5 सालों से लगा हुआ हूं, वो है, अभी हम दिल्ली में बल्कि उसके लिए एक बहुत बड़ा प्रोग्राम भी करने वाले हैं। पिछले 5 वर्षों से हम लोग आरजेपी के थ्रू हम एक डिमांड कर रहे हैं भारत सरकार से कि देखिए, आपने अगर इंडिया गेट देखा हो तो इंडिया गेट पर जो है वो एक अमर जवान ज्योति जलती है। तो अमर जवान ज्योति हम लोग, हमारा देश इसलिए जलाता है वहाँ पे कि जो 1947 के बाद जो लोग देश के लिए शहीद हुए हैं, तो उनको रिस्पेक्ट देने के लिए उनके ऑनर में वो अमर जवान ज्योति जलती है। लेकिन आप मुझे बताइए कि 1947 से पहले इस धरती के लिए जिन्होंने शहीद हुए हैं, जिन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं, चाहे वो किसी भी जाति का, किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, तो लाखों लोग हैं। पूरे देश में एक भी ऐसी फैमिली नहीं हो सकती है जिसके किसी पूर्वज ने कभी ना कभी इस धरती के लिए कोई कुर्बानी ना दी हो। तो आपने पूरे देश में उनके कुर्बानियों को याद करने के लिए, रिस्पेक्ट देने के लिए कोई चीज़ क्यों नहीं स्मारक बना रखा है। तो मेरा ये कहना है कि इंडिया गेट पर ही जैसे अमर जवान ज्योति है,
ऐसे ही जो है एक शौर्य ज्योति जलनी चाहिए, जो जब से ये धरती बनी है 1947 तक, जी जिसने भी इस देश के लिए शहीद हुए हैं, कुर्बानियाँ दी हैं, चाहे वो माँ पद्मावती हों, जिन्होंने 16,000 महिलाओं के साथ जो है जौहर किया, अपनी कुर्बानी दी, चाहे वो छत्रपति शिवाजी हों, जी चाहे वो महाराणा प्रताप हों, चाहे वो पोरस हों, चाहे वो जो है बहुत सारे जो हमारे हर धर्म के, हर जाति के लोगों ने किसी न किसी प्रकार से कुर्बानियाँ दी हैं। जी तो सभी की याद में, है ना, चाहे वो गुरु गोविंद सिंह जी हों, तो सभी के मेमोरीज में जो है ये शौर्य ज्योति जले, ऐसी जी हमारी इच्छा है। इसके लिए हम बार बार भारत सरकार से डिमांड भी करते हैं। जी जी बड़ी अच्छी सोच है सर। जी आप इलेक्शन भी लड़ने वाले हैं, देखिए, चुनाव लड़ने वाले हैं? इलेक्शन हमारी जो पार्टी है वो तो लड़ती है, बट क्या है, क्योंकि कि मुझे निचली अदालत से सजा हो गई थी, जी तो कानून के अकॉर्डिंगली मैं चुनाव नहीं लड़ सकता हूँ। तो जब मुझे ऑनरेबल हाई कोर्ट जब भी मुझे मान लीजिए एक्यूटल कर देगी, बरी मुझे कर विश्वास देगी। है कि मुझे न्याय मिलेगा, मैं एक्यूटल होऊंगा, तो अगर मुझे मौका मिलेगा आप तो मैं ज़रूर चुनाव लड़ूंगा और पार्लियामेंट में जाकर देश के लिए अच्छे काम करने की कोशिश भी करूंगा। और ये जो मैंने बताया शौर्य ज्योति, इसके लिए और थोड़ा सा मेरे को काम करने का और अच्छे से मौका अगर मेरे को मिलेगा तो और अच्छे से करूंगा। आपके माध्यम से एक बात बता दूं कि देखिए, हमने अपने जीवन को खतरे में डाल के हमेशा देश के लिए काम करने की प्रयास किया। पृथ्वीराज चौहान जी के समाधि लाने के लिए किसी ने कोई हमसे ज़बरदस्ती नहीं करी। तो अगर मान लीजिए हम जान को खतरे में डाल के देश के लिए कुछ कर सकते हैं, विचार कर काम करते हैं या किए हैं हमने, तो आप सोचिए जिसमें कोई खतरा नहीं है, तो तब कितना काम कर पाएंगे देश के लिए। जी जी बिल्कुल सर। सर अभी आपने जैसे बताया कि अगर आपको पार्लियामेंट में चेयर मिलती है तो आप देश के लिए कुछ करेंगे। तो मैं एक आपकी यहाँ मेंटालिटी ऑडियंस को बताना चाहती हूँ कि वो क्या है देशभक्ति के लिए। आप किसे फॉलो करना पसंद करते हैं? क्या आप गांधी जी के सिखाए हुए रास्तों पर जाना चाहते हैं या भगत सिंह के? देखिए, क्या है कि ये दो अलग अलग आइडियोलॉजीज़ हैं, है ना। अगर हम भगत सिंह जी की आइडियोलॉजी को देखते हैं तो वो गरम दल की है, और जो महात्मा गांधी जी हैं वो नरम दल के लीडर थे। तो देखो क्या है कि लोकतंत्र के अंदर क्या है, हमारे जब से धरती बनी है, यहाँ पे दो तरह के तंत्र रहे हैं जिनसे सत्ता प्राप्त हुई। एक था राजतंत्र और एक था लोकतंत्र। तो जो राजतंत्र था, राजतंत्र में जब भी सत्ता की प्राप्ति हुई है तो वो तलवार के दम पे हुई, जो कि भगत सिंह जी का भी रास्ता था। मतलब कि जब से ये धरती बनी है जी। तो सिर्फ एक ही तरीका था सत्ता प्राप्त करने का, वो था तलवार। अब जब गांधी जी ने एक नया रास्ता दिया, एक्चुअली गांधी जी को पूरे जो विश्व है क्यों इतनी अहमियत देता है, क्यों इतनी रिस्पेक्ट देता है, उसका जो रीज़न है, जो अभी तक लोग बाग समझ नहीं पाए या कई लोग समझा भी नहीं पाए, हमारे देश के नेता भी नहीं समझा पाए, उसका क्या रीज़न है एक्चुअली। उसका रीज़न ये है कि गांधी जी ने एक ऐसे रास्ते की खोज करी, एक ऐसे रास्ते की खोज करी जिससे कि सत्ता प्राप्त करी जाती है आज के समय में। और उनके रास्ते पर चलकर विश्व के अलग अलग देशों के नेताओं ने या वहाँ के जो लीडर्स थे, उन्होंने वहाँ पे सत्ता प्राप्त करी। तो जिसका दिखाया हुआ रास्ता होता है ना, जैसे भाई आप बुक्स पढ़ते हो तो वो कहते हैं भाई न्यूटन ने जो है इसकी खोज की, है ना, तो वो न्यूटन्स लॉ हो गया। तो अगर आप कहेंगे कि सत्ता प्राप्ति का क्या लॉ, तो वो है आज के समय में पीसफुली डिमॉन्स्ट्रेशन करना। भाई आज जो है हमारे देश में जेपी आंदोलन चला, या अभी यहाँ पर अन्ना आंदोलन और केजरीवाल जी का आंदोलन चला, ऐसे बहुत सारे आंदोलन हुए जिससे कि सत्ता प्राप्त करी इन लोगों ने। तो ये किसके चेले हैं? ये रास्ता किसने दिखाया कि सत्ता ऐसे भी मिलती है? तो ये रास्ता दिखाया गांधी जी ने। तो देखिए, जो समय और काल होता है उसके अकॉर्डिंगली ही तो आप चलेंगे ना। अब यहाँ पे आज मैं तलवार लेकर चलने लगूं
तो मुझे बेवकूफ़ ही समझेंगे। तो इस ये रास्ता जो है गांधी जी का दिखाया हुआ रास्ता ही लोकतंत्र में चलेगा, चल रहा है। मोदी जी आज प्रधानमंत्री हैं तो गांधी जी के रास्ते पर ही चलकर प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने जो है समय समय पर धरना किया, प्रदर्शन किया और लोगों के मुद्दों को उठाया उस धरना प्रदर्शन के माध्यम से। तो इसलिए गांधी जी की जो इज्जत है वो पूरे विश्व में है, क्योंकि जो भगत सिंह जी का रास्ता था वो तो हजारों या लाखों साल से सब लोग कर ही रहे थे, लेकिन गांधी जी ने वो रास्ता दिया पूरे विश्व को। तो इसलिए लोकतंत्र में गांधी जी ही का ही रास्ता अपनाया जाना चाहिए, वही हम भी अपनाएंगे। तो हम भी जगह जगह पर धरना करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, लोगों की आवाज़ उठाते हैं, लोगों की प्रॉब्लम्स को उठाते हैं। और जब हम लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं उस रास्ते से, तो जनता हमें एक दिन मौका देगी। तो थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने इतना कीमती समय हमें दिया और ऑडियंस हमें ज़रूर लिख के बताए, कमेंट करके बताए कि पूरा एपिसोड उन्होंने देखा, पूरी स्टोरी जानी सर की, क्या सोचते हैं, क्या विचार हैं उनके, ये भी बताएं। अब ये समय ही बताएगा इतिहास आपको किस रूप में याद रखता है ना। तो थैंक यू सो मच सर अगेन, थैंक यू।